तो वेब सीरीज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और एक्सपायरी के साथ साथ अब नया दिन भी है और नई सीरीज भी है। इस नई सीरीज के अंदर कामकाज कैसे होगा ये थोड़ा समझना होगा और साथ ही साथ इसी सीरीज में हो सकता है चुनावों की तारीखें भी आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कोर फोर्सेस को मूव किया जा रहा है, लग रहा है कि इसी मार्च सीरीज के अंदर डेट्स भी आ जाएंगी इलेक्शंस की। खैर इन सभी चीजों पर तो हम फोकस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पूरे डिम्पी पुलिस रास्ते में पुलिस नहीं वो एक्चुअली क्या है ना नहीं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि वो पुलिस की फोर्सेस के इधर उधर मूव कर रहा है। तो कल मेरे को पता लगा कि 20 बटालियन से कहीं ज्यादा वो पश्चिम बंगाल में भेजी गई हैं। तो मूवमेंट थोड़ा सा हो रहा है शुरू, तो उससे थोड़ा हिंट लग रहा है कि हाँ जल्दी ही चुनाव आयोग कर देगा डेट के अनाउंसमेंट। सही बात है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। देखिए बाजार के विशेषज्ञ ऐसे होते हैं, ये छोटी छोटी बातें उठा के भी ना जॉइनिंग द डॉट्स करते हैं। बहुत शानदार टिप्पी। बिल्कुल। खैर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर्स हैं वो भी हमने आपके लिए कर दिए तैयार। एक बार जरा सारे स्क्रीन पे लेके आते हैं, आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि आज इसी पे ही हम थोड़ा ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। वो सारे के सारे विंडोज में आपको आ जाएंगे। पहला, गिफ्ट निफ्टी 22,200 के पास है। ये 22,200 ऐसा हो गया बिल्कुल लक्ष्मण रेखा जैसा, इसके ऊपर आप स्ट्रांग, इसके नीचे आप वीक हो जाते हैं और कभी भी झटका खा जाते हैं। ये 16 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। दूसरे पार्ट, ऑटो बिक्री के आंकड़े ये आज आएंगे। पीवी टू व्हीलर्स बिक्री पर दबाव संभव है, ऐसा कुछ कैलकुलेशंस बता रही हैं। इसके अलावा मुक्का प्रोटीन्स दूसरे दिन इसका आईपीओ खुला है और भारत हाईवे का इनविट भी आज बंद हो जाएगा, इसकी डेट है। इकोनॉमी की ग्रोथ जोरदार रफ्तार पे चल रही है, क्योंकि जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा जीडीपी के ग्रोथ के नंबर आए। कई बार साल में ऐसे 3-4 बार मौका मिलता है जब रोज के डाटा से हटकर जब मैक्रो डाटा आता है ना, तो आपकी दिशा तय कर देता है। मेरे को लग रहा है ये जीडीपी का जो नंबर आया ये उसी तर्ज पे ही है, इसलिए इस पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी होगा। ये आज हमारी भले ही विंडो में आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में मैं बोलूंगा इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही जीडीपी के नंबर ही जो कि डिस्कस करना जरूर बनेंगे आज। तो ये आज के 4 अहम ट्रिगर है। सृष्टि ओके, तो इन सभी पे जरूर रहेगी नजर। पर चलिए अब ग्लोबल बाजारों के सेटअप की बात कर लेते हैं। कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और हम भी एक अच्छी क्लोजिंग हमने दी, पर एक्सपायरी का मूव ज़रूर था। पर इस बीच ग्लोबल बाज़ारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, किस तरीके से देखना चाहिए ग्लोबल सेटअप को, आइए समझते हैं। और अजय आपसे ही समझना चाहेंगे। देखिए कल डॉलर इंडेक्स में गिरावट ज़रूर रही, सोने में एक्साइटमेंट है, क्या कुछ मतलब निकालें इसका? देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो नरम डेटा आया है ना यूएस जीडीपी का, इससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीसीई डेटा जो है उसके ऊपर नज़र बना के रखेगा बाजार। कल शाम को थर्सडे को पीसीई का डेटा भी आया और वो 0.3 की जगह 0.4% आया, बट फिर भी रेंज जो एक्सपेक्टेशन थी वो 0.3-0.4 के करीबी थी। तो जब वो इनलाइन इन एक्सपेक्टेशन डेटा आया, जो फेड बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करता है इस डेटा को, हमने देखा बाजार में एक बढ़िया रिबाउंड आया। तो यूएस मार्केट ठीक ठाक चल रहा है और वहाँ पे जितने भी आप स्ट्रेटेजिस के नोट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मोटा डायरेक्शन यही है कि एक आध महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रेट कट आना तय है मिड इस साल के करीब मिड में। दूसरी बात ये कि मेरे को ताज्जुब इस बात पे हुआ कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। इसके बाद डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के करीब बना हुआ है और बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत ज़्यादा घटी नहीं है, 4.25 के आसपास बनी। तो ये थोड़ा सा एक वॉचफुल रहना चाहिए आपको। यूएस मार्केट रैली कर रहा है बिल्कुल, मैक्रो डेटा वहीं आ रहा है जहाँ पे उम्मीद है, जो रेट कट की संभावना को सपोर्ट करता है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स का घटना और डॉलर इंडेक्स का घटना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के लिए, तो इसको आप वॉच करके चलें। बट ओवरऑल चीज़ें सपोर्टिव दिख रही हैं। लेकिन शिफ्ट करते हैं फोकस और हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की, भारतीय मार्केट्स की। कल भारतीय मार्केट ने एक बहुत मैच्योर रिएक्शन दिया। सेकेंड हाफ में नीचे के लेवल से निफ्टी, बट कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी थी नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी लीडरशिप दिखाई, कहानी तो सारी स्मॉल एंड मिड कैप थी। आपको याद होगा करीब 2 दिन से बाजार में सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि जो सेबी का नज है म्यूचुअल फंड्स के तरफ कि साहब लिक्विडिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, लिक्विडिटी को वॉच करिए, रिस्क पैरामीटर्स को वॉच करिए मिड कैप स्मॉल कैप के तरफ। इसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप की 2 सेशन से दबाव में आए थे। लेकिन डायरेक्टर साहब अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप दिखा दें तो आपको मालूम चलेगा, हम अपने व्यूअर्स को बता पाएंगे कि कल क्यों एक काफ़ी मैच्योर रिएक्शन था। बाजार परेशान नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन हमने
बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी। मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर करके डेज हाई पे बंद हुए। आपको याद होगा हिस्टोरिकली अगर आप देखें कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप तरफ रेगुलेटर का एक्शन क्या, एक नज़र भी निगाह भी गई तो घुस जाते थे, स्टॉक डाउन सर्किट लगते थे, इंडेक्स 2-3% गिर जाती थी। लेकिन कल मिड कैप स्मॉल कैप नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से रिबाउंड हुए। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज पे क्वालिटी मिड कैप्स इंडेक्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया और रिबाउंड आया है। और दूसरा, आज ये जो जीडीपी की बात कर रहे हैं हमारे डिम्पी जी, ये बहुत बड़ा बूस्ट है। 6.5% के आसपास लोग पकड़ के चल रहे थे। उम्मीद ये थी कि थोड़ा सॉफ्ट होगा, बट हुआ क्या, बम्पर हो गया इनफैक्ट। और जितने भी इकोनॉमिस्ट से अगर आप बात करें ना सृष्टि, सब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत तेज़ी से सरकार का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सब्सिडीज़ में गिरावट की वजह से, बॉइंट टैक्स कलेक्शन की वजह से और थोड़ा एडजस्टमेंट प्रीवियस बेस की वजह से बढ़िया आपको Q3 जीडीपी दिखाई दिया है। और बाज़ार को भी इससे एक तरह से जस्टिफिकेशन मिलेगा कि इकोनॉमी का हाल वाकई मजबूत है। और ये जो क्वेश्चन उठता है ना, बार बार सवाल उठता है कि साहब इंडियन मार्केट की रैली जस्टिफाइड है क्या, अंडरलाइन ग्रोथ वाकई उतनी मजबूत है क्या? साहब डेटा है आपके पास, आपके सामने डेटा है, देख लीजिए। तो ज़्यादा मंदी अगर करने का मूड हो तो डेटा देख के काम करिएगा, व्यू पे लेके काम थोड़ा कम करिए कि साहब सब बेच के हम खड़े हो जाएं, बहुत महंगा है। भाई डेटा देखिए, ये ग्रोथ जो आई है, बम्पर ग्रोथ दिख रही है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मेरी राय नहीं है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। और मैं आपको एक से एक इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ दिखा सकता हूँ कि बॉइंट टैक्स कलेक्शंस, सब्सिडीज़ में कमी और थोड़ा एडजस्टमेंट बेस का की वजह से ये रिबाउंड आया है। तो कल का जो रिबाउंड डेज लो का था, आज वो जारी रह सकता है। तो चांसेस ये हैं कि शायद रह सकता है। लेकिन डीपी के पास जाते हैं और एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, रिटेल ने, एफएनओ में क्या गतिविधि की, किस तरह के रोल ओवर हमने देखे और स्टार्ट ऑफ द न्यू सीरीज में डेटा क्या कहता है, तस्वीर बताएंगे डिम्पी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है। अभी आपकी जो मैं कमेंट्री सुन रहा था उसमें मोटा मोटी अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, मेरे को भी लगता है। भले ये मार्च सीरीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको इतना एग्रेशन नहीं दिखाना। कल दो चीज़ें हुई हैं, मैं दोनों चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। पहला पॉइंट एफआईज के आपने पॉइंट उठाया, तो एफआईज के अंदर हुआ क्या है कि कल 34% हो गए हैं लॉन्ग। इससे पहले वो 45% लॉन्ग हुआ करते थे। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। तो हुआ कहाँ है, तो फिर एफआईज ने चेंज किया, 34% पे आ गए। और ध्यान रखें, आपको भी याद होगा अच्छे से, ये 15 से 18% एवरेज पे चले जाते हैं जब लो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव आता है मार्केट का। ये क्या इलेक्शन से पहले, क्या इस बार की मार्च अर्निंग से पहले ऐसे हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है। जरूरी नहीं है कि गिरना किसी भी चीज़ के लिए नुकसान ही होता है, किसी चीज़ का गिरना एक बड़ी रेस के लिए तैयारी भी होती है। तो मैं इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन हाँ फिर भी ये नोटिसेबल पॉइंट है, क्योंकि 10% एक ही दिन में घट जाना है बड़ी बात होती है एफआईज की होल्डिंग के बीच में। इसलिए जब तक एफआईज की होल्डिंग नहीं आएगी, आप ना तोड़ फोड़ वाली रैली नहीं चलाएंगे। आप क्या करेंगे, 100 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट फिर से नीचे, कुछ ऐसे ही मार्केट के अंदर होगा। ये इंस्टीट्यूशनल का डाटा भी आपको ये बात बता रहा है। रिटेल और डीआईएस के में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत प्रो अकाउंट्स में चेंज हुआ है, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के अंदर, वो भी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। उसके अंदर थोड़ा स्टॉक्स डाले जा रहे हैं, इंडेक्स उसमें भी ज़्यादा नहीं भरा जा रहा है। तो मोटा मोटी सिर्फ एफआईज का जो नंबर है वो कल, अगर आप एफआईज के टोटल नंबर भी चेक करेंगे ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देखना। कल 300-350 करोड़ का माइनस आया, बस। ये नंबर 30,000 करोड़ का रहता है एवरेज, एवरेज 30,000 करोड़ रहती है। कल आया 300 करोड़ रुपया, तो 1% ऑफ द टोटल ऑप्शंस आया है। तो ये कल घटा है ना जो थोड़ा सा, ये मार्केट को एकदम से बूस्ट नहीं करने देगा। लेकिन आप शांति से बैठिए, आप अभी स्ट्रॉन्ग फ्यूरियस बुल रन के अंदर हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। घटने के बावजूद भी आपको गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर दिखा रहा है तो इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, तो ये थे एफआई और डीआईआईज की पोजीशनिंग, जैसे कि हम मार्च सीरीज़ में आज से एंटर करेंगे। पर डिम्पी देखिए, कल एक अच्छी एक्सपायरी हुई और साथ ही 22,000 का स्तर जो है निफ्टी ने होल्ड किया है। ऐसे में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लॉन्ग साइड बढ़ गई होंगी, पर जो मौजूदा और नए लॉन्ग पोजीशन वाले हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, 22,000 के हम ऊपर बंद नहीं हुए, बल्कि 22,000 के जस्ट नीचे जाके बंद हुए। 21,982 हमारा क्लोजिंग का लेवल था। ये लेवल्स की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, गेन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। खैर एनी हाउ, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। तो आप ये बात मान के चले, कल ना थोड़ा रिवेंज वाला मूड था मार्केट का कि अच्छा आपने मेरे को इतना तेज गिराया
तो मैं थोड़ा सा कल ऊपर आता हूं। तो कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और उसने उन लोगों का बनाए रखा जिन लोगों के हौसला जवाब दे रहा था कि एक ही दिन के अंदर 600 पॉइंट बैंक निफ्टी कैसे खाली हो गया, 250 पॉइंट कैसे निफ्टी खाली हो सकता है। तो कल सिर्फ हौसला बनाने का दिन था। मैं फिर से बता दूं कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। मार्केट अगर आप पिछले 10 दिन से देख रहे हैं तो इसी 22,000 के आसपास ही तो हो आपने इसी जो ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किए तो कितने, सिर्फ 50-50 पॉइंट ऊपर जाके ऑल टाइम हाई टेस्ट किए हुए हैं। तो अभी आप मार्केट के उसी रेंज के हो जिसको हम कंसोलिडेशन की रेंज कहते हैं। अगर आज निफ्टी किसी को प्लस करनी हो तो 21,800 एक बहुत अहम सपोर्ट एरिया है। कोशिश करें 21,800 का स्टॉप लॉस लगाए और 22,000 के इर्द गिर्द थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे करके अपनी पोजीशंस को डाल ले। ज़्यादा पोजीशंस डालने की जरूरत नहीं है। 20% इंडेक्स में रखे, 40% स्टॉक्स में रखे और रिमेनिंग कैश में रखे। अपॉर्चुनिटी भरपूर मिल रही। और आपका जो सीरीज का टारगेट है ना सृष्टि, वो करीब अभी 22,200-250 बनता है, क्योंकि आप फेब में भी यहीं से पलट के आए हो। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी ये रेंज पार नहीं हुई थी, तो मार्च में तभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए भी। तो 22,200-250 आपको ये रेंज आके रेजिस्टेंस की रेंज बन जाएगी। तो फिलहाल मोटा मोटी जो रेंज के हम सीरीज के अंदर एंट्री कर रहे हैं वो 21,800 एक सपोर्ट और 22,200-250 का एक रेजिस्टेंस है। इसी 400 पॉइंट के आप ऊपर नीचे घूमेंगे फिलहाल, हो सकता है आज और कल परसों दरसों तक। तो ओके पर डिम्पी, जो निफ्टी में मौजूदा शॉर्ट्स और नए शॉर्ट्स बनाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, शॉर्ट तो वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि फ्यूरियस बुल रन के अंदर हमने आपको थोड़ा मनाही भी की हुई है शॉर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी शॉर्ट करना चाहते हैं और आप करके आपका पैसा बन भी रहा है तो अच्छी बात है। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट करें ना तो लेवल्स की वेट करें। अब आपको ना रेजिस्टेंस के पास आके शॉर्ट, सपोर्ट के आसपास कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो। कहां पे? 22,100 के आसपास, 22,200 के आसपास, क्योंकि आपको 200-250 का रेजिस्टेंस है। आपके पैसे ज्यादा नहीं जाएंगे अगर मान लो एसएल कट भी गया तो आपका। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 21,800 अपना टारगेट रखो इस सीरीज का अगर आपको करना है तो। और आप 22,100 के या 150 के आसपास शॉर्ट करो, 22,200 का स्टॉप लॉस लगा दो। आई रिपीट, 22,200 का स्टॉप लॉस, 22,100 के आसपास की शॉर्टिंग और 21,800 का आपका टारगेट। इस शॉर्ट वालों में भी आपने देखा होगा मैंने वही रेंज बताई है आपके सामने, 21,800 से 22,200 की, यानी कि उसी 400 पॉइंट की रेंज है। तो ऊपर जाके शॉर्ट, नीचे जाके प्लस, जब तक एफआईज का डाटा वापस स्ट्रांग नहीं होता या जब तक इंस्टीट्यूशनल का डाटा और स्ट्रांग होकर नहीं आता तब तक तो ये रेंज में ही मार्केट अभी ट्रेड करेगा। ओके, तो ये तो रही निफ्टी की बात। शॉर्ट्स से बचें और लेवल्स का वेट करें नई शॉर्ट पोजीशंस के लिए। पर डिम्पी, चलिए अब आपसे निफ्टी बैंक के बारे में जानना चाहेंगे, कौन से लेवल्स वहां पे ध्यान रखने हैं? देखिए, इस सीरीज के अंदर ना बैंक निफ्टी ने थोड़ा लेगार्ड था, अपने आप को वैसे भी थोड़ा पीछे था, उसको कवर अप भी करना था। लेकिन कल की जो क्लोजिंग हुई है ना वो 40,000 के ऊपर हुई है। ये अच्छा साइन है कि 40,000 के ऊपर क्लोज करके गए हैं। पर इसके बाद का फ्यूल कितना आएगा ये थोड़ा डिपेंड करेगा एचडीएफसी, कोटक और इंडसन के ऊपर। ये तीनों का कॉम्बो चलना बहुत जरूरी है। आप दोष आईसीआईसीआई बैंक को और एक्सिस को ना देना, वो क्योंकि उन्होंने अपना काम किया हुआ है। आप एसबीआई को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसने फेब सीरीज में आपको बना के रखा। लेकिन इन तीन बैंकों का, इंडसन, कोटक और एचडीएफसी, इन तीनों का ड्यू है अभी चलना। तो जब तक ये नहीं चलेंगे बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आएगा। इसलिए इन तीनों पे भी आप क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। एक और पॉइंट, 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छा साइन है, लेकिन आपको ना दो स्टॉप लॉसेस रखने होंगे अभी रेंज में, 45,800 और 45,500। आई रिपीट, 45,800, 45,500, दो चरणों में आप स्टॉप लॉस रखना। कोशिश करना 40,000 के इर्द गिर्द पोजीशन खरीदो और इसमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक मत करो। अब ये 40,500 आपका पहला टारगेट, आप ये लगा के रखना और आप 20% ज्यादा पोजीशन मत रखना। आई रिपीट, इंडेक्स आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देने के मूड में नहीं है। आप स्टॉक्स पकड़ो, वहीं पे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस काम करना है, ये उनके लिए है नंबर्स। ऑलराइट, डिम्पी, पर आखिरी में जो शॉर्ट पोजीशंस वाले हैं उनके लिए क्या लेवल्स होने चाहिए जिस पे नजर रखनी है? सेम मैं सृष्टि में सेम रिपीट करूंगा जैसे मैंने निफ्टी के लिए रिपीट किया। लेवल्स के आपको वेट करना है। पहले रेजिस्टेंस के पास, तो आपका रेजिस्टेंस 40,000 नहीं है, आपका रेजिस्टेंस 40,500 है। तो आपको पहले 500, 600, 700 वाले रेजिस्टेंस के आसपास आना होगा। आप इस सीरीज का 47,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना। आप बोलोगे सर हम खड़े तो 40,000 पे, 40,600 पे आप शॉर्ट करवाओगे? यस, वहीं पे ही शॉर्ट करना आपके फेवरेबल है। यहां शॉर्ट करोगे तो कितने पैसे कमाओगे? 200 पॉइंट। रिस्क कितने का? 500 पॉइंट का। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करना है। मार्केट सिर्फ शेक करेगा और कुछ नहीं, और आपको ऊपर जाके 40,500, 600, 700 इसके आसपास आके थोड़ी बहुत शॉर्ट्स खोलना चाहिए। फिर 47,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना और आपका भी टारगेट 46,000 होगा।
आई रिपीट, आपका टारगेट 46,000 होगा, लेकिन कम से कम 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर जाने दो, उसके बाद मार्केट में थोड़ा फटीक आएगा, फिर आप वापस से शॉर्ट करना। तो आपको थोड़ा शॉर्ट करने से वैसे बचना भी चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नंबर्स आपके सामने रख दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, इस पूरे एनालिसिस के लिए डिम्पी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक्चुअल ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। संतोष मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग संतोष, कैसे ट्रेड करेंगे शुरुआती दौर में मार्च सीरीज में? क्या लग रहा है आपको, तेजी करने का या रुक के काम करने का? यस अजय जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट फरवरी मंथ काफी वॉलेटाइल रहा और हिस्टोरिकली हम पिछले 10-15 साल का डेटा भी उठा के देखें तो फरवरी मंथ का नेचर ही ऐसा होता है। जैन फेब मार्च थोड़े से ऐसे होते हैं और मार्च के बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है और मार्च में भी फर्स्ट 15 डेज थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, उसके बाद हमको सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम देखने को मिलता है। बट कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई मार्केट में। एक समय लग रहा था कि शायद मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में सिग्नल्स ऐसे मिल रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से कल निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, बैंक निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और जो मिड कैप था उसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। और एक और जो इंडिया विक्स था, लग रहा था क्या 16.5 के लेवल को क्रॉस कर देगा। अगर वो 16.5 के लेवल को क्रॉस करता तो शायद में मार्केट में एक पैनिक देखने को मिलता है, लेकिन सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पर जाकर अटक गई। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और आज मार्केट के लिए क्यों है रैली करने के लिए। नॉर्मली किसी भी सीरीज का पहला दिन एक ट्रेंडिंग डे होता है। आप पिछली 4-5 सीरीज का डेटा उठा के देख लीजिए तो पहले दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज अगर निफ्टी खुलने के बाद तेजी होल्ड करने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि आज तेजी देखने को मिल सकती है। कल के जो लो है वो एक सैक्रोसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन गए सपोर्ट लेवल की तरह। पर आज क्यों, अगर आज इतना जीडीपी स्ट्रॉन्ग जीडीपी के बाद भी अगर मार्केट नहीं चल पाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी नियर टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। लेकिन मैं लॉन्ग साइड जाना चाहूंगा क्योंकि एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है 35% है, तो शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट को खरीदने की सलाह रहेगी। निफ्टी कल के लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, 21,840 का है, 22,222 पहला टारगेट रहेगा, 22,350 दूसरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में तो काफी ज्यादा शॉर्ट्स है अभी भी, और तो यहाँ पे भी कल के लो का स्टॉप लॉस रखिए 45,650 के आसपास का है। ऊपर में 46,600 47,000 के टारगेट लेवल्स रहेंगे। ओके, और इंडिविजुअल काउंटर्स में कौन से स्टॉक्स हैं रेडार पे लॉन्ग शॉर्ट? जी अजय जी, मैंने दोनों काउंटर कैपिटल गुड्स स्पेस से लिया है। जीडीपी का डेटा काफी स्ट्रांग आया है और आप नोटिस करोगे कल मार्केट ने सेंस कर लिया था आखिरी के 1 घंटे में जो मेजरली रिकवरी आई है वो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स स्पेस से ही देखने को मिली थी। और एक काउंटर है मेरा कैश स्पेस से, वो है त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर आप देखो तो कल कमजोर बाजार में भी ये 52 वीक हाई पर बंद हुआ। इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक में कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। टारगेट रहेगा 550 का और स्टॉप लॉस रहेगा 475 का। आप रोल ओवर डेटा भी देखोगे तो जो हाईएस्ट रोल ओवर हुए हैं वो मोस्टली कैपिटल गुड स्पेस और ऑटो स्पेस में हुए। तो मेरा जो सेकेंडरी स्टॉक है एफ एंडो स्पेस से, एबीबी, लास्ट सीरीज में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है आज इसके पास ब्रेकआउट का ट्रिगर है तो फिर से तेजी दिखा सकता है। 5650 का टारगेट रहेगा, 5350 का स्टॉप लॉस रहेगा। दिया आपने मोटा मोटी ये भी बता दिया कि इंडाइसिस के अंदर कैसे करना। ऑलमोस्ट सर आपके हमारे लेवल ऑलमोस्ट मैच ही कर गए। संतोष जी एक चीज़ मेरे को बताइए, आपने जो दोनों शेयर्स बताए ना दोनों मिड कैप कैटेगरी के हैं, एबीपी और त्रिवेणी टर्बाइंस भी, लेकिन आपको कोई फ्रंट लाइन शेयर्स के अंदर लीडरशिप दिखती है मार्च के अंदर? फ्रंट लाइन कहने का मतलब रिलायंस, HDFC, L&T, HUL, कुछ इस तरह के शेयर्स में कोई एक भी शेयर होगा तो आप जस्टिफाई कर देंगे उसको? यस, मुझे लगता है रिलायंस की लीडरशिप तो जारी रहेगी, वहां पे तेजी रहेगी। बट फिर से दो कैप जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक से हम आफ्टर दिस जीडीपी नंबर्स और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो एलएनटी और एसबीआई पे नजर रखना चाहिए। ये फ्रंट फुट पर ट्रेड कर सकते हैं। तो एलएनटी में तो अभी करेक्शन के बाद एक अच्छा बेस भी बना है। एक आई थिंक कोई पॉजिटिव न्यूज भी है, इसने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट किया है तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नजर रखिए। ये स्टॉक वापस से इस सीरीज में शायद आपको 3700-3800 तक की अपसाइड दिखा सकता है। और एसबीआई 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से चलने को तैयार है। लग रहा है कि इस सीरीज में शायद आपको 850 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो। और नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत वेल डिफाइंड है, 725 का जो इसका करीबन 20 डे एवरेज है। तो एसबीआई और एलएनटी को इस सीरीज के लिए आप रेडार पर रख सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई पे रखनी है नज़र। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पे। और रोज़ की तरह पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी है। आशीषा बताइए कहाँ पे है खबर? जी हाँ, सबसे पहले
पहले हम सुवेन फार्मा की बात करेंगे। बड़ा मर्जर अनाउंस हुआ कल, जहां पर एडवेंट इंटरनेशनल ने मर्जर अनाउंस किया है सुवेन फार्मा और कोहेंस लाइफ साइंसेस का। सुवेन इसी मर्जर के चलते इंडिया और ग्लोबली सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड CDMO प्लेयर बन जाएगा। और मर्जर के बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही डबल डिजिट EPS एक्विजिशन मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी अचीव कर सकती है। तो बड़ा मर्जर अनाउंस हुआ जिसके चलते सुवेन फार्मा पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा एग्रोटेक की बात करते हैं तो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। करीब करीब 51.8% स्टेक प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं और PE फर्म्स कन्वर्जेंट फाइनेंस और समारा कैपिटल इसको खरीदेंगे और इसी के चलते 26% का ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो जाएगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा नुवामा ने गुजरात फ्लोरो के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई। सबसे पहले उन्होंने EV बैटरी केमिकल सेगमेंट की बात की, जहां मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेकर। उनका मानना है कि कंपनी 25% प्लस के EBITDA मार्जिन्स रिपोर्ट कर सकती है और 2 टाइम्स का एसेट टर्नओवर भी रिपोर्ट कर सकती है इस सेगमेंट में। तो काफी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री गुजरात फ्लोरो पर भी आज नजर रहेगी। शैले होटल की बात करें तो कंपनी ने दूसरा एक्विजिशन अनाउंस किया है पिछले 12 महीनों में, जहां कंपनी ने कहा कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट NCR रीजन में कंपनी एक्वायर करेगी। करीब करीब 315 करोड़ का यह एक्विजिशन होगा। एनालिस्ट की माने तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है और ये होटल कंपनी 67 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और 27 करोड़ का EBITDA। तो बड़ा एक्विजिशन है, शैले होटल पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा बायोकॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की बात करते हैं, जहां कंपनी ने एक पेटेंट लिटिगेशन कंप्लीट कर दिया है। एक बायोसिमिलर के लिए ये एक लिटिगेशन था। और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो में US FDA ने इंस्पेक्शन किया था बायोकॉन बायोलॉजिक्स की साइट 1 फैसिलिटी पर। फॉर्म 483 इश्यू किया गया है 4 ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो बायोकॉन पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा 5 स्टार की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेज अप्रूव किया है। 2500 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा ये फंड रेज होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया जाएगा, तो 5 स्टार पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा की एक सब्सिडरी में भी US FDA इंस्पेक्शन हुआ और कंपनी को इंस्पेक्शन के बाद फॉर्म 483 7 ऑब्जर्वेशंस के साथ इश्यू किया गया। तो कई सारे फार्मा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा और सुवेन फार्मा। ओके, तो इन सभी पे हमारी रहेगी नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया शीशा ये पूरी लिस्ट लाने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की नज़र कहाँ पे है, कहाँ पे दिखेगा एक्शन। और ये लिस्ट लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स? जी, तो OMCs आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया है कोई OMCs में। तो जैसे हम IOCL की बात करें तो वहाँ पे रेटिंग जो है वो न्यूट्रल बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 165 रुपीज़ का किया है। BPCL में जो रेटिंग है वो अंडर परफॉर्म बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 515 रुपीज़ का किया है। और HPCL में भी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 370 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे OMCs में स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन हमें देखने को मिल सकते हैं आगे जाके। बट अगर प्राइजेस की बात करें तो ऑलरेडी प्राइजेस जो है वो एक प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और इसी के चलते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस तो हाइक किया है, बट रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार ही रखा है। अगली बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस की, जहाँ पे सिटी ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 850 रुपीज़ का किया है। तो उसमें एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10,600 करोड़ के लॉसेस एक सब्सिडरी कंपनी से, और इसका बेनिफिट जो है वो आगे जाके ये कंपनी ले सकती है अपने रिजल्ट्स में और टैक्स में भी। पर सिटी जो है फिलहाल के लिए वेट करना चाहता है आगे के किसी भी क्लैरिफिकेशन का कंपनी की तरफ से कि ये जो बेनिफिट्स है कैसे फ्लो करेंगे कंपनी के अकाउंट में, और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो फिलहाल के लिए 850 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं गेल की, जहाँ पे सिटी ने ही बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 200 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि US में जो गैस का इंडेक्स है उसके प्राइजेस $2.7 MMBTU से गिर के $1.5 पर MMBTU पे आ चुके हैं अभी, और इसी के चलते हुए कहीं पे गेल में जो इनपुट गैस कॉस्ट है वो कहीं पे काफ़ी कम होने की
चांसेस है। तो $0.5 से सिटी का मानना ये है कि ये जो प्राइजेस है वो कम हो सकते हैं गेल के लिए, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे EBITDA में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसीलिए एक टारगेट प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल रहा है गेल में भी सिटी की तरफ से। तो इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव आउटलुक सिटी ने दिखाया है। गेल में एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, सॉरी सेल रेटिंग दिया है पिरामिल में, और OMCs भी आज फोकस में रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो OMCs पे भी रहेगी नज़र, और साथ ही अन्य स्टॉक्स भी हैं जिन पे दिखेगा एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आपको बहुत बड़ी खबर सुनवाते हैं। कल हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने बातचीत की भारती से। जो आपने हेडलाइन में कमेंट्री हमने आपको हिंट की थी ना, वो बातचीत एक्चुअली निकुंज डालमिया ने कल शाम को इनके साथ की थी, मित्तल जी के साथ। खैर ऑफकोर्स ट्रिगर ये था कि उनको नाइटहुड मिली है विदेशी, इनफैक्ट US अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नाइटहुड किया है, पहले इंडियन हैं जिनको ऐसे नाइटहुड किया गया है। लेकिन उस चर्चा के दौरान ये बात निकल के आई कि सब आरपूस जो हैं सेक्टर के वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। काफ़ी कमेंट्री हमने देखी है कि बढ़ने चाहिए, साहब बढ़ने चाहिए, बट एक खास बात जो निकल के आई उस बातचीत में, उसकी आपको झलक सुनवाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने एक नंबर दिया है, 300 रुपये पर यूज़र का आरपू। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो शुरू ही होने वाला है, उसके अंत के पहले हो जाएगा, बहुत पहले। ये सुनिए आप, बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारती के लिए क्या मतलब है, इसका क्या मायने है और चार्ट कहाँ जाता है, संतोष के साथ। लेकिन आइए आपको एक बाइट सुनवाते हैं इंपॉर्टेंट। Well, I think it's a function of trying to get as many customers on board before one starts to make a move. But you have seen that from 120, 130, where the industry has reached down to, the average ARPUs are now 175, 180. We are at 208. Competition is between 140 and 180, 190. So it has improved. It's taken a much, much slower pace than I would have imagined. But I think we have come to a point where investments have now run ahead. We have spent nearly 80,000 crores on 5G spectrum and rollout. Our competition has spent over 100,000 crores, and there are no additional revenues, as you know. So time has come now to start to rationalize and repair the tariffs. But I think that's all the more reason why this industry needs to be very healthy. Balance sheets need to be very strong. Revenue and the EBITDA needs to be strong. So that the companies are ready when the 6G comes upon us. 6G is still some years away. I think 5G has just sort of completed its cycle globally now. We are in 2024. I would say 6G will not be here before 2030. So these 5-6 years are required to make the balance sheets of the existing operators very healthy. And that's why the need for ARPU to go up. ठीक है, ये तो बात हो गई भारती एयरटेल की, जो 1120-25 के आसपास आ चुका है। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय भागवत भी। लेकिन पहले हम बातचीत भारती एयरटेल पे ख़त्म करेंगे। इसका लंबा चार्ट लेके आए हैं अगर आप डायरेक्टर साहब, कि भाई 1000 रुपये क्रॉस हुआ, पहले 800 क्रॉस हुआ, फिर 1000 रुपये क्रॉस हुआ, 1100 रुपये क्रॉस हो गया है, और रिसेंट हाई इसका करीब 1150 के आसपास का है। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। एक तो टाइमलाइन दी उन्होंने मित्तल साहब ने, और दूसरा आंकड़ा जो दिया है 300 रुपये का, वो काफ़ी बड़ा है। एक क्विक चार्ट चेक आप बता सकते हैं संतोष, क्या लग रहा है ये 1200-1300 रुपये हो जाएगा? क्योंकि जब तक हाइक आएगा तो रुकेगा थोड़ी स्टॉक हाइक आने के लिए। स्टॉक तो उस दिशा में चलता रहेगा। मिड नेक्स्ट ईयर की बात सब लोग कर रहे हैं। यस अजय जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जनवरी 2020 में इसने 500 का लेवल निकाला था, जो काफी लंबे समय के बाद निकाला था। उसके बाद ये वन वे अप ट्रेंड में है। अभी एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 1200 के लेवल से, लेकिन अब एग्जैक्टली अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना रहा है। तो लग रहा है कि फिर से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 1200 रुपए तक की अपसाइड वापस से देखने को मिलेगी। अगर ये 1200 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो 1330 रुपए तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर बुलिश है। आपके लिए स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड है, 1070 रुपए का। ऊपर में 1200 का पहला टारगेट, 1200 क्रॉस करता है तो 1300 से 1330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। ढेर सारी बातें करेंगे उनके साथ, भारतीय में बात करेंगे। बट पहले हम आते हैं बाजार पे। गुड मॉर्निंग निकुंज। हम लोग सोच के चल रहे थे, इनफैक्ट डेढ़ दिन तक मिड कैप स्मॉल कैप सहम भी गए,
PSUs काफ़ी गिरे विद इन मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन कल सेकेंड हाफ में रिएक्शन बाजार का, ये सेबी वाला मैटर ट्रिगर हो गया जो भी था, काफ़ी मैच्योर रिएक्शन रहा। आपको लगता है कि ये अभी ओवर नहीं है और थोड़ा वॉच करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में, फ्रॉथ क्लेंजिंग में थोड़ा वक्त लगेगा या चेरी पिकिंग का समय आ चुका है? अच्छा देखिए, जो एक लहर थी मार्केट के अंदर कि कंपनी के आगे PSU होना चाहिए, कंपनी के पीछे PSU होना चाहिए, या आगे भारत होना चाहिए पीछे भारत होना चाहिए, वो स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। मुझे लगता है वो लहर इस समय खत्म हो चुकी है। अब उसके अंदर अब मार्केट एक रिस्क रीअसेस करेगा, एक्सेसेस रीअसेस करे जाएंगे। अगर आप देखिए तो PSU स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है, मगर सब PSU स्टॉक्स के अंदर यूनिवर्सल गिरावट नहीं आई है। कुछ PSU स्टॉक्स 20% गिरे हैं, कुछ PSU स्टॉक्स 5 से 6% गिरे हैं। 1 सेकेंड, मिड कैप्स एज अ कैटेगरी में मेरा ये मानना है कि 2023 के अंदर 80% ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स वेंट हाई, 20% PSU स्टॉक्स डिड नॉट कम डाउन बट दे डिड नॉट गो एनीवेयर। मुझे लगता है उल्टा होगा। 20% PSU स्टॉक्स ऊपर, 20% मिड कैप स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, 15-20% कहीं नहीं जाएंगे, और 30-40% PSU स्टॉक्स के अंदर या मिड कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट आएगी, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है सेबी के रिएक्शन की, तो सेबी का जो रिएक्शन था, जब कोई भी चीज़ का रिएक्शन आता है, रिएक्शन हमेशा यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर मार्केट डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उसके बाद फिर मार्केट संभल जाता है। एक चीज़ मैंने अजय पिछले 2 साल या 2.5 साल में सीखी है, और शायद एक नई सीख है मेरे लिए, रोज़ हम सीखते हैं कि मार्केट के जो रिएक्शन टाइम है गुड एंड बैड का बहुत छोटा हो गया। मतलब मिनटों के अंदर मार्केट कंपनीज को एनालाइज करके उसकी प्राइस वैल्यू डिस्कवर कर लेता है। जो रिएक्शन टाइम कई समय तक सालों चलता था, कई समय तक महीनों चलता था, आजकल कुछ हफ्तों, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। तो न्यूज़ का जो एडजस्टमेंट था, मुझे लगता था कि वह एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट के अंदर आपको ऑप्शंस टू बाय ज़्यादा मिलेंगी। मगर कोई मुझे बोले कि वो एक मार्केट के अंदर जो एक रिले रेस चल रही थी, वो रिले रेस मुझे लगता है कि इस समय थोड़ी संभल के, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो पहले हमने 2 साल देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी स्टॉक को आप पत्थर फेंकिए तो एक वो मल्टी बैगर पे जाके गिरेगा। निशाना इस पत्थर बार क्यों जो मार है, रहे हो यार? सुबह बोलो कि निशाना साधी हाँ, है। कहीं भी जा रही है चलेगा। इस बार पत्थर क्यों मार रहे हो सुबह आप? हाँ, मतलब अगर आप डार्ट फेंकिए तो आपको मल्टी बैगर पे हिट होगा। पत्थर इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, पत्थर मत फेंकिए आप फ्राइडे को, आप डार्ट फेंकिए। लेकिन ये बात सही है, तो 40% नहीं चलेंगे, 20-30% मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं, और 20% ही कस के चलेंगे। जो पहले जो है 80% चले, ये तो केयरफुल रहने वाला टाइम है। केयरफुल मतलब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा मामला। हाँ, बहुत देखिए फिगर होना चाहिए। एक लाइन मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लिश स्टूडियो में भी बात कर रहा था, दैट बी चूजी एंड बी लेजी व्हेन यू आर डूइंग प्राइस एक्शन एंड व्हेन यू आर एक्चुअली स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। सोच कर संभल कर थोड़ा चलें। इफ लक मेड मनी इन 2023, आई थिंक दिस ईयर विल बी स्किल। क्या बात है, एक्सीलेंट। लक और स्किल के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट लक था, इस साल स्किल। अब जो है कल शाम को आप लेट नाइट तक एक बहुत ही बड़े मेगा कॉर्पोरेट को चेज कर रहे थे, और फाइनली एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन हमें मिला। मैंने हल्का सा डिस्कस किया हो, क्योंकि स्टॉक भी चल रहा है, 300 रुपये वाली बात आरपू की। लेकिन और जो चीज़ें हैं, क्या आपने ऑब्जर्वेशन आपका रहा मित्तल साहब से बात करके? देखिए, मौका ये था कि उनको बधाई देनी चाहिए। हाँ, सही उनको ऑनरी नाइटहुड मिली है। इंडिया के पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको एक नाइटहुड मिली है। अभी US FTA की हम भी बात कर रहे हैं, तो मेरे प्रकार से एक प्रकार का इंडिकेशन है कि भाई दोनों सरकारें अब साथ बात करना चाहती हैं। एक प्रकार का, अब भाई आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर और भारत देश के अंदर हम भारत रत्न जैसे देते हैं, तो उस प्रकार का ये UK गवर्नमेंट का भारत रत्न है, और वहाँ पर एक इंडियन को मिला है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और इसका क्लियर इंडिकेशन दैट इन गोइंग टाइम्स वी विल सी मोर टाइज, मोर FTAs एंड मोर डील्स विथ इंडियन गवर्नमेंट एंड द UK गवर्नमेंट, मोर कॉपरेशन। हो सकता है वीज़ा के अंदर भी कुछ है, अब जाने वाले शायद है। मेरे पास तो वीज़ा है, लेकिन हाँ, ये वीज़ा की जो आपने बात कही है, आपने ध्यान दिया, पर कितने सारे कंट्रीज अपनी जो है एक अच्छी वो दिखाने के लिए इंडिया के साथ वीज़ा फ्री एंट्री किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी चेंज आने वाला है। अब बात करते हैं टेलीकॉम की। 300 आरपू जो है अगर हो जाते हैं तो कमाल हो जाएगा सेक्टर के अंदर, बिकॉज अभी जो आरपूज हैं 215 212 के आसपास है। तो हम एक बड़ी चेंज की बात कर रहे हैं आरपू के अंदर, और ये बिजनेस ऐसा है, इसके अंदर 5G की वजह से भी केपेक्स हो चुका है। 6G कुछ सालों दूर है, तो 2-3 साल के लिए कोई बड़ा केपेक्स नहीं है। भारतीय ने 80,000 करोड़ का केपेक्स करा है। 80,000 करोड़ केपेक्स के अंदर आप केपेक्स कर चुके हैं, अगले 3 साल तक बड़ा केपेक्स नहीं है। प्राइस वॉर नहीं है, और आरपू अगर आ जाता है और डेटा कंजम्पशन अगर बढ़ता है,
तो जो सेक्टर का ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा अगले 2 या 3 साल के अंदर ज़बरदस्त आ सकता है। सबको ये समझ में आ गया है कि भाई सेंसिबल प्राइसिंग इज़ नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे। आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्पिटल क्षेत्र में भी हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बात करेंगे कभी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, पर मुझे लगता है कि अगर ये बढ़ा पाते हैं, सब्जेक्ट टू बढ़ा पाते हैं, तो इस सेक्टर के लिए 2024 बड़ा साल हो सकता है। समस्या ये है कि मित्तल साहब ये जो बात है कई समय से बोल रहा है कि ग्लोबल आरपूस 10 से 12 डॉलर हैं, 12 से 13 डॉलर इंडिया में सबसे कम है, मगर वो कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मगर अब की बार मैं देख रहा हूँ जब भी कोई टेलीकॉम कंपनी कुछ बढ़ा रही है तो कंपटीशन उसको गिरा नहीं रहा है, तो ये मुझे एक डिफरेंस लग रहा है। ओके पर निखिल, आज हम शुरुआत करेंगे मार्च सीरीज़ की। कैसे देख रहे हैं आप पोजीशनिंग, क्योंकि कल एटलीस्ट थोड़ी सी जो एक्सपायरी थी थोड़ा सा पॉजिटिव मूड ज़रूर देके गई, पर जिस तरीके के जीडीपी के आंकड़े आए हैं उससे क्या कुछ क्यूज़ निकालें और कैसे पोजीशनिंग करनी चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है, जो इकोनॉमिक टेलविंड्स हमारी हैं वो आपकी डाउनसाइड लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर देंगी, या तो डाउनसाइड आपकी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर जो एक्सेसेस थे कुछ हद तक निकल रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि ग्लोबली इस समय कोई बहुत बड़ा मार्च के अंदर इवेंट नहीं है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। और इलेक्शन को लेकर के मार्च में हम एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे, अप्रैल या मई में एडजस्टमेंट देखेंगे, जो भी प्राइस एडजस्टमेंट होने वाला है। तो मार्च का महीना मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर कुछ बहुत नेगेटिव नहीं आए तो मार्च का महीना अच्छा महीना हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स एक नया हाई बना चुका है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है, ग्लोबली मार्केट्स इस समय स्थिर हैं, इकोनॉमिक टेलविंड आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो फरवरी के अंदर मेरा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स वो ओवर हीटेड, मगर अब उनमें करेक्शन आने के बाद वहाँ पर भी एक्सेसेस कम हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपको जाने दें उससे पहले, निकुल जी, आज ये जो जीडीपी वाला डेटा आया, हालांकि हमारे टारगेट ऑडियंस कम ध्यान देते होंगे, लेकिन जो बम्प अप है 6.5 के आसपास की उम्मीद थी, 8.5 के आसपास आया, आपने भी एनालाइज किया उसको, वो जो है आपने वो बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए कैसे देखते हैं आप उसका? देखिए, कारण तकनीकी फैक्टर भी उसके अंदर है कि पिछली बार का बेस कम हुआ था, ये बेस उस समय ज़्यादा है, पर इंटरनल्स देखते हैं, इंटरनल्स के अंदर दिख रहा है कंजम्पशन बढ़ रहा है और नेट एक्सपोर्ट्स में गिरावट जो थी वो रुक रही है। 2 बड़े इंडिकेटर हैं। तीसरा, फुल ईयर की जीडीपी 7 के ऊपर अप हो जाएगी, तीसरी बात। चौथा, अगर इकोनॉमिक मोमेंटम इतना स्ट्रांग है तो अगला साल भी एक अच्छा आएगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स एंड अदर थिंग्स विच आर एट प्ले। सेकंड हाफ हम हमेशा जानते हैं कि बेटर देन फर्स्ट हाफ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर सेकंड हाफ जीडीपी की ग्रोथ, जो एक बार लग रहा था कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा धीमापन आ जाए, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा वे किक इन करेंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि गिरावट की उम्मीद है। तो जीडीपी एक प्रकार का इंडिकेशन है कि आप उम्मीद से ज़्यादा इस समय बढ़ रहे हैं। हालांकि जीडीपी इज अ लैग डेटा, बट दिस टाइम अराउंड आई थिंक द फ्यूचर इंडिकेटर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आउटलुक फॉर जीडीपी, I will not be surprised that we are for GDP upgrade also, even from RBI. जब वो पब्लिक फोरम पर आकर बोलेंगे, I will not be surprised that RBI एक बड़ी अपग्रेड देंगे। हमने जब साल चालू करा था FY23, तो सबकी उम्मीद थी कि भाई 6.5 से 6.25 के आप ऊपर रहेंगे। अब साल जो ख़त्म करेंगे FY24, वो आप और ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव बात है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। किस तरीके से पोजीशनिंग देख रहे हैं और क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी कैसा दिख रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे और मार्केट खुलने से पहले उनके ओपनिंग ट्रेड्स एक बार समझ लेते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे 2 और मेहमानों का। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी और साथ ही अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक पिक्स हैं आपके पास? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। दोनों स्टॉक बाय की तरफ चुना है। पहला है इन्फोसिस आईटी मेजर, जो कल एक डे ट्रेडिंग में अच्छा बाउंस बैक करा था। ब्रॉडली एक सिमेट्रिकल न्यूट्रल पैटर्न में है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें और जल्दी आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो टारगेट बनाइए इन्फोसिस का 1710, एक्सटेंडेड टारगेट 1725, स्टॉप लॉस बनाइए 1647 की। दूसरा ट्रेड रिकमेंडेशन है मेरा लुपिन में, जो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट होते ही मोमेंटम पिकअप कर जाएगा और आपको 1662 और 1684 के टारगेट दिख जाएंगे। तो ये ट्रेड में आप 1594 का स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है, डन सर। दोनों शेयर आपके नोटिस हो गए और वैसे भी इस बार का फार्मा का और आईटी का रोल ओवर भी ठीक है, स्पेशली इन्फोसिस का नंबर्स भी ठीक आए हैं और आपके पिक में इन्फोसिस ही मिल गया हमको।
ठीक है सर, इन्फोसिस लुपिन हो गए अक्षय के, संतोष सर के ऑलरेडी कॉल्स आपको मिल चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एबीबी उनकी लिस्ट में है और त्रिवेणी टर्बाइंस उनकी लिस्ट में है, 2 कैश के स्टॉक्स हैं। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ हैं, उनके सौदे जरा पकड़ लेते हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके ट्रेड। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहला पिक मेरा भी संतोष जी के साथ ही मैच हो रहा है और उनके साथ काफी टाइम ये मेरा इंसिडेंट होता ही है। तो मेरा भी पहला जो पिक है वो त्रिवेणी टर्बाइन है। देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन का कल का जो क्लोजिंग था वो बहुत एक अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है। पिछले 10 से 12 सेशंस का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया है और विथ वॉल्यूम यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए, अगर आपको डिप्स भी मिल रहा है तो भी यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आप काउंट कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 498, कभी भी अगर 470 460 की भी लेवल्स आ रही है तो यहाँ पे आप यूटिलाइज कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 444 फॉर द टारगेट्स ऑफ 575 एंड 624। अब टारगेट्स के देखिए, आप एक परसेंटेज काउंट करेंगे तो अपसाइड है, तो इसी तरह से हमारा जो टाइम हॉरिजॉन है वो भी रहेगा करीबन 2 से 3 महीने का। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने देखिए परसों ही अपना एक न्यू हाई बनाया था, एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। बढ़िया सा चैनल है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, तो अपसाइड के मोमेंटम के लिए आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 4840 5070 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4300। चलिए आगे बढ़ते हैं। भसीन साहब के बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का समय आ चुका है। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक अच्छा करेक्शन प्ले आउट हो गया। आप कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो सकती है आगे, और अब अपग्रेड जाना शुरू हो गए। लगता है समय आ गया, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे वापस। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको सृष्टि और डिप्पी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8.4% किसी ने विजुलाइज नहीं किया था। निकेई 40,000 हो जाएगा जो 40 साल में नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो हेल्दी करेक्शन था वो मच अनिवार्य था, और अभी भी मिड कैप में थोड़ी सी कंसोलिडेशन रह सकती है, लेकिन लार्ज कैप में आपको ये कहाँ मिलेंगे। जब 20% करेक्शन मिल जाए तो यहाँ तो आपको बिना सोचे समझे ही थोड़ा सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 167 165 में आपको कल आईओसी किया, कल एचपीसीएल आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज जो कल आपको दिया वो टॉप गेनर था। आज भी कह रहा हूँ कि बीपीसीएल लीजिए, ओएनजीसी लीजिए, गेल लीजिए, नैल्को लीजिए। मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अब, और आपको मिनिमम 10% का अपसाइड इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए अजय जी, 130 वाला जब 190 एक महीने में जाए, अनिवार्य है कि आप यू मस्ट टेक सम चिप्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें कोई गाइड करने नहीं आता, बट लर्न टू ऑल्सो बुक प्रॉफिट एंड टेक होम मनी। और ये महीना मैं आपको फिर बोल दूं, मार्च विल बी अ मंथ, सेकेंड हाफ कैन सी ह्यूज वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स आपने बुक करना भी सीखिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको मौका देता है। अब कल जिसके पास लिक्विडिटी थी, कल जिसने लिया वही विल बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। जी कल के कुछ पिक्स अच्छा प्रदर्शन किए, एक बार उन पे अपडेट्स दे दीजिए और अपने नए पिक्स भी बताइए सर। बिल्कुल सृष्टि जी, कल आपको अडानी एंटरप्राइज, आईओसी और एचपी दिया था। आईओसी एचपी वहीं बंद हुए, लेकिन अडानी टॉप गेनर था। आपको उससे पहले कॉनकॉर दिया था, वो बहुत बढ़िया शानदार मूव दिया। ओएनजीसी और परसिस्टेंट दिया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन इनमें टारगेट आने में दिन लगेंगे, 2-3, वो इस हफ्ते आ जाएंगे। एबीएसएल एएमसी मेरा टॉप पिक था, वो न्यू हाई पे है। और इंडिया बुल रियल एस्टेट, मैं फिर दावा करता हूँ ये 150 रुपए जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। 113-14 से वापस इसका भाव कल 120 आ गया, 6% का अपसाइड था। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो सृष्टि जी, पहली है बीपीसीएल। यू मस्ट बाय बीपीसीएल एट 600, स्टॉप लॉस आप 582 का रखिए, 700 का टारगेट। अब 700 जब मैं कह रहा हूं, अगर आपको 2-4 दिन में 660 भी मिल जाए तो प्रॉफिट भी ले लेना। दूसरा, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी करता हूं कि मार्केट में जो भी करेक्शन आए एचडीएफसी बैंक घटेगा नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। कल आपके चैनल पे मैंने देखा कि आरबीआई इज रिव्यूइंग द सीडीआर रेशियो। अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कुछ भी फेरबदल आ गया, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज एचडीएफसी बैंक। स्लोली बट श्योरली एचडीएफसी बैंक ऑन द बैक कि आपके जीडीपी नंबर, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन
और जो ब्रांच एक्सपेंशन है, सूनर रादर देन लेटर लायबिलिटी फ्रेंचाइज विल मैच द क्रेडिट, और इस भाव में आपको ये 10-10 साल में नहीं मिलता कि 2 टाइम प्राइस टू बुक। एचडीएफसी बैंक पहला टारगेट 1500 का है, वो क्रॉस किया तो इसको 1650 का टारगेट आपके पास आ जाएगा। 2 महीने के लिए रखिए और पैसा कमाइए। तीसरा मैं बोल रहा हूँ जो बेस्ट मिड कैप बैंक है वो है आरबीएल बैंक। 258 में लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस है, 285 का पहला टारगेट, बस 300 भी हिट कर जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा। सर आपके दोनों शेयर्स इनफैक्ट फ्यूचर्स के भी हैं और आप एक आरबीएल बैंक भी बता रहे हैं। सर एक संजीव सर कोई कैश का स्टॉक बता सकते हैं और स्पेशली कोई सरकारी कंपनीज, क्योंकि मैं कल ही डाटा देख रहा था, बहुत सारी सरकारी कंपनीज में ना अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, 30-35%, 40-40%। तो कोई ऐसा शेयर होगा जब सही वैल्यूएशन पे आ गया, फ्रॉड छट गई होगी उसकी। डिब्बी जी आईओसी है ना, अब वो फ्यूचर में हुए आईओसी, हिंद कॉपर, आपको बोला इंडिया बुल रियल एस्टेट, मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर। कल आपने कहा कि अब आप पढ़ तो रही है कि क्या 75,000 का आपने 75,000 करोड़ का आप दे रहे हो फॉर सोलर पैनल और सोलर इंस्टॉलेशन। एसडब्ल्यू सोलर जैसा शेयर नहीं। हाँ 300, 400, 500, 600 पे आपको लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसका भाव 750 रुपए बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। तो आप अपना चूज करिए। मैं तो अभी भी कहूंगा सीपीएससी ईटीएफ में अच्छा करेक्शन आ गया, वही ले लीजिए, तो आपको एक मिक्स्ड बैग मिल जाएगा। ये इनमें से काफी शेयर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमने दिलाए भी हुए हैं, लेकिन आईओसी, एचपी, बीपी विल सफाइस फॉर मेकिंग गुड रिटर्न्स इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सबके सब शेयर्स आज बताने के लिए। हमने नोट कर लिए सर, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल आपने दिया, एसडब्ल्यू सोलर और कुछ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयर्स पे अभी भी आपका कन्विक्शन हाई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे स्टॉप लॉस और लेवल्स भी हमने आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आगे बढ़ें, कुछ आज खबरें जो हमारे से आज डिस्कस हुई हैं वो एक बार लेते चलते हैं। गुजरात फ्लोरो ईवी बैटरी केमिकल सेगमेंट में तेज़ ग्रोथ का भरोसा है कंपनी को, ऐसे कुछ एक खबरें हैं जो हमने सिंस में डाली हैं। एक बार जरा इसी शेयर से शुरुआत करते हैं। अक्षय पी भागवत, आपको जरा चेक करना है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स के नाम से कंपनी है, 3700 का रेट है, जरा देख के बताइए इसके अंदर क्या करना चाहिए। खबर ठीक है? तो फ्लोरो का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे जो करंट रेट चल रहा है 3701 का, तो एक रेंज कंसोलिडेशन ब्रेक की कोशिश में है, जो एक 20 पॉइंट ऊपर है, अभी भी वो ब्रेक करना जरूरी है। तो जैसे ही वो 3900 ब्रेक कर जाए तो आपको मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल 3700 है तो 200 रुपए और बढ़ने की गुंजाइश है। ब्रेकआउट 39 के ऊपर है तो तेजी करे, पर शॉर्ट टर्म का नजरिया रखे, 200 पॉइंट की तेजी पकड़ने की कोशिश करे। तो ये मेरा व्यू रहेगा गुजरात फ्लोरो में। एक शेरेट होटल के नाम से कंपनी है, सुमित जी जरा आप चेक कीजिए, आप तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए हुए हैं, जरा शेरेट होटल भी चेक कीजिए। इसने 315 करोड़ रुपए में कोर्टयार्ड बाय मैरियट का एक रिजॉर्ट खरीदा है अरावली में, दिल्ली एनसीआर में ही है, तो वो खरीदा है। जरा देख के बताइए इसमें क्या करना चाहिए शेरेट होटल्स में। देखिए यहाँ पे 2 व्यू मैं दूंगा। अगर किसी को शॉर्ट टर्म कोई व्यू है तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी हुआ है, डबल मल्टीपल टॉप है और जो एक इसका रेजिस्टेंस टाइप बना हुआ था 870, तो यहाँ से बार बार एक रिजेक्शन मिला हुआ है। तो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म का जो कल का लो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा 795 का। अगर 795 के नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 10% का और भी करेक्शन नीचे आ सकता है। लेकिन अगर किसी का लॉन्गर टर्म व्यू है, किसी को 2 या 3 साल के लिए रखना है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उल्टा यहाँ पे डिप्स को आप उल्टा यूटिलाइज कीजिए एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक्स का जो इनका ब्रांड है वो काफी अच्छा एक मार्केट में एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो यहाँ पे आप 800 जो लेवल है 750 के करीबन यहाँ पे आप यूटिलाइज कीजिए, और लॉन्गर टर्म अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो 700 का है। ओके तो शैलेट होटल्स को लेकर ये राय, पर चलिए कुछ फार्मा काउंटर्स पे भी राय जान लेते हैं। कई सारे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि बायोकॉन के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव खबर ज़रूर आई है, पर पॉजिटिव का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि औरोबिंदु फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है। दोनों ही काउंटर्स पे अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। एक बार अक्षय बायोकॉन पे राय दीजिए। देखिए पॉजिटिव खबर ये है कि यूएस में एक इन्होंने लिटिगेशन सेटल किया है, सोराइसिस की दवा अब वो यूएस में फाइनली लॉन्च करेंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि यूएस एफडीए फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ जहाँ से दवा का अप्रूवल मिलेगा वो सभी यूएस एफडीए के स्कैनर में है, तो पहले वो फैसिलिटीज़ क्लियर हो जाएं, तब शायद ये दवा का लॉन्च होता हुआ दिखेगा। आप कैसे देख रहे हैं बायोकॉन का चार्ट? टेक्निकल फ्रंट पे कल 2% की तेज़ी यहाँ पे ज़रूर देखी गई। बायोकॉन का चार्ट सेटअप देखूं मैं तो एक पॉसिबल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के मेकिंग में है जो एक न्यूट्रल पैटर्न है। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है सिंपल रहती है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बनेगी बायोकॉन में। तो जो बेस है वहीं पे अभी ट्रेड हो रहा है, जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो करीबन 265 270 के करीब है। अगर उछलेगा तो वापस 300 तक छू जाएगा, तो आप ये ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करें। स्टॉप लॉस बनाइए आप इसमें 263 के नीचे, और चल पड़ा तो वापस आपको 300 जल्दी दिख जाएगा। तो 300 जल्दी दिख सकता है बायोकॉन में, यहाँ पे आप ट्रेडिंग के नज़रिए के लिए ये टारगेट्स ध्यान में रखें। पर अक्षय, एक बार आप ही राय दीजिए औरोबिंदो फार्मा पे भी यहाँ पे क्या राय बनती है, क्योंकि इनकी फिर से एक यूगिया फैसिलिटी को यूएस एफडीए से 7 आपत्तियाँ मिली हैं। एक इंजेक्टेबल फैसिलिटी है, पहले इनकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट 3 को जो ऑब्जर्वेशंस मिली थी उसके चलते एक शार्प रिएक्शन था नेगेटिव साइड पे। आज किस तरीके के लेवल्स ध्यान में रखें नेगेटिव खबर औरोबिंदो फार्मा के लिए? जी, औरोबिंदो फार्मा का जो है ब्रॉडर चार्ट सेटअप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी थोड़ा नेगेटिव रहा है, काफी दबाव में रहा है स्टॉक। थोड़ा सा उछलने का कोशिश करा है पर बार बार इसको 1060 में रिजेक्शन दिख रहा है। तो 1060 ये आपको लेवल ध्यान में रखना है, ये रेजिस्टेंस है। शॉर्ट टर्म प्राइस सेटअप थोड़ा नेगेटिव है और वापस 950 तक स्टॉक छू सकता है, ये मेरा मानना है। तो मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है, तो इसे बाय ना करें। कम से कम पहला क्राइटेरिया रहेगा 1075 पार करना। अगर आप कोई भी बाइंग करना चाहते हैं तो फिलहाल अवॉइड करें या 950 डाउनसाइड के लिए वेट करें औरोबिंदो फार्मा में। इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कल हमने देखा स्वान एनर्जी का QIP कल शाम को बंद हुआ। करीब 3,500 करोड़ 3,300 करोड़ उन्होंने रेज किए QIP में स्वान में, और 700 करोड़ इनकी सब्सिडरी स्वान डिफेंस की तरफ गए। उनके नाम आए इन्वेस्टर्स के, अगर हम ये दिखा सके, LIC का नाम दिखाई दे रहा है, क्वांट म्यूचुअल फंड जो संदीप टंडन उनका नाम दिखाई दे रहा है, और कुछ FIs भी हैं। स्टॉक कल का रिएक्शन लिखाइए, इस समय कल का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट आवर ट्रेड में उसमें अपमूव आया और 750 के करीब पहुंच गया, 3.5% ऊपर डेज हाई पे। ये संतोष जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, और ये जो पैसा रेज किया है इसके बाद क्या इसमें नया अपमूव शुरू हो सकता है या चला हुआ एक बार निकल जाना चाहिए अगर लेके बैठे हैं नीचे से? क्योंकि हमने यहाँ स्वदेश पे तो करीब 400 के आसपास स्पेशल कवरेज भी किया था। यस अजय जी, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में एक वर्टिकल राइज देखने को मिला है। स्ट्रक्चर अभी भी इंटेक्ट है इसका। कल भी आप देखो तो लो इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे बनाया है, तो स्ट्रक्चर बुलिश है। तो स्टॉप लॉस आपके लिए वेल डिफाइंड है 700 रुपए का। अगर ये 780 का लेवल क्रॉस करता है तो शायद स्टॉक में 850 हो सकता है 1000 रुपए की और भी बढ़ जाए। बट ये थोड़ा सा कोई फ्रेश एंट्री लेता है तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। आप स्टॉप लॉस रखिएगा 700 का, और पहला टारगेट 780 क्रॉस करता है तो आपके लिए 850 का दूसरा टारगेट रहेगा। ये तो बात हो गई स्वान एनर्जी की। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, सोना BLW, सोना कॉमस्टार के नाम से आएगा। अक्षय भागवत, ये कल खराब बाजार में भी 8-10% ऊपर था, फिर जब बाजार ठीक हुआ तब भी 4.5% ऊपर बंद हुआ। क्या इसका वनवास खत्म हो गया? एक साइडवेज मूवमेंट काफी लंबे समय से अटक गया था, ये बाहर आ सकता है? जी, वनवास खत्म होने के तो संकेत दे रहा है। 710 पे हल्का सा एक बैरियर है जो डे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। जो ब्रॉडर चार्ट सेटअप है वो सिग्नल कर रहा है कि शायद 800 तक जाने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। तो आपको एंट्री के लिए अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 710 पार करने दे, क्योंकि एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, पहला क्राइटेरिया है बाय करने के लिए। अगर आप पोजिशनल बाय करना चाहते हैं तो करंट रेट पे भी कर लीजिए, थोड़ा ऊपर चढ़ाओ तो रहेगा स्टॉक में। पर मैं मान के चल रहा हूँ 800 का टारगेट छू जाएगा जल्दी। 625 का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल ट्रेड में, और मैं बाय का व्यू मेंटेन करूंगा सोना कॉमस्टार में। खैर आज काफ़ी सारे लोगों को ऐसा समझ में आ रहा होगा फ्राइडे है, कल की छुट्टी है, लेकिन कल ऐसा नहीं है बॉस, कल भी सैटरडे है, काम होने वाला है। और ये सभी के लिए है, थोड़ा टफ है। हालांकि एक्सचेंजेस को थोड़ा अपना बैकएंड को चेक करना है,
वो थोड़ा ये चेक करना चाहते हैं कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे सेकंड सर्वर जो हमने प्रिपेयर किया है उस पर चल जाएगा काम कि नहीं चल जाएगा। इसलिए ये सेशन है ना कल का, आप उसके लिए बारे में थोड़ा जान लीजिए। कल पहला सत्र है 9:15 बजे से, जैसे मार्केट शुरू होता है वैसे ही होगा। पहले 9-8 पे लेवल्स आना होंगे, शुरू होंगे, फिर वो 10 बजे होगा। अच्छी चीज़ है, मैं तो कहूँगा थोड़ा ये एक्सचेंजेस सोचे कि भाई ऐसे आप हर दिन भी कर सकते हो। इसमें करीब 1-1.5 घंटे का गैप है। जो ये गैप है ना एक्चुअली वो लंच टाइम है, क्योंकि जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए लंच इस समय हो जाता है। तो ये टाइम उनके लिए रखा गया है और सारा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है। कुल मिला के आप 12:30 बजे फ्री हो जाएंगे। आपको 3:30 बजे तक नहीं रुकना, बट 12:30 बजे तक हो जाएंगे फ्री। तो कल एक स्पेशल सेशन ये होना था ऐसे जनवरी में, लेकिन आपको पता है उस समय प्राण प्रतिष्ठा के कारण फिर वो स्पेशल सेशन को टाल दिया गया और फुल डे सैटरडे कर दिया। तो ये आपके लिए सेकेंड डे होगा, जब आप सेकेंड टाइम होगा इनफैक्ट जब आप सैटरडे को काम कर रहे होंगे। लास्ट सैटरडे प्राण प्रतिष्ठा के समय और इस बार का सैटरडे ये मार्केट अपने एक्सचेंजेस के सर्वर्स को चेक करेगा। सुमित जी सब तैयारी है ना सर? कोई कहीं जाना वाना तो नहीं था? कोई प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं किया ना आपने अपना? नहीं डिम्पी जी, ट्रेडिंग इज ऑलवेज फर्स्ट। तो बिल्कुल मार्केट को पहले हमको देखना है, हमारे क्लाइंट्स को देखना है और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, और मैं ना बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा एक्सचेंजेस से कि आप इसी बार में अपने सारे सर्वर चेक कर लेना। आप दूसरी बार का फिर सर्वर चेक मत करवाना। एक बार में आपको जितने सर्वर चेक करने हैं आप अपने सर्वर चेक कर लो, बैकएंड जितना आपको चेक करना है कर लो। एक और चीज़, इसमें F&O वाले शेयर भी एडिड हैं, ध्यान रखा जाए, और इसमें 5% का सर्किट भी है, यानी कि कोई भी शेयर 5% से ऊपर नीचे नहीं होगा। और एक्चुअली में ये सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका वीकली विंडोज़ खुलती हैं। आपको मालूम है ना 2% वाली वीकली विंडोज़ वाले शेयर्स भी होते हैं, तो उनका वीकली विंडोज खुलेंगी तो उसमें भी ये सेटलमेंट काउंट होगा। तो ये एक्चुअल ट्रेड माने जाएंगे, एक्चुअल प्राइजेस माने जाएंगे, और मंडे को इसी प्राइजेस के बाद ही कामकाज होगा। तो सीरीज का फर्स्ट डे आज और सेकंड डे ही आपको सैटरडे मिल जाएगा। तो बाजार अपने प्री ओपनिंग टिक्स दिखाएगा, उससे पहले आपको जानकारी देनी थी कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल भी आपका सेशन होने जा रहा है। सृष्टि ओके, सेशन तो ज़रूर है, चलिए पर आज वो फ्राइडे फीलिंग मिसिंग ज़रूर है जब हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। पर चलिए और कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है मार्केट्स खुलने में। एक बार सुवेन फार्मा पे भी राय दीजिए, बहुत सारे फार्मा काउंटर्स एक्चुअली आज फोकस में है। यहाँ पे एडवेंट ने जो है अपनी जो पी फर्म एडवेंट है उन्होंने अपनी ऑलरेडी एक कंपनी जो कि CDMO कारोबार में थी अब उसका मर्जर कर दिया है। इस अमेलगमेशन में अब ये जो पूरी लिस्टेड कंपनी रहेगी इसमें 65% से भी हिस्सा अब पी फर्म एडवेंट का होगा। संतोष एक बार क्विकली चार्ट चेक दीजिए सुवेन फार्मा पे। यस सुवेन फार्मा की बात करें तो स्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, स्टॉक टॉप आउट हो रहा है, कल क्लोजिंग भी अच्छी नहीं आई है, तो लग रहा है कि शायद और वीकनेस बढ़ सकती है। टेक्निकल के हिसाब से 600 से 580 के जोन में जा सकता है। 580 इसको 200 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा, वहां हो सकता है स्टॉक शायद बेस बनाने की कोशिश करे। ओके 530 संतोष आपने बताया यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करेगा। 580 ओके 580 यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करे। एक अच्छी शुरुआत की तैयारी करता हुआ सुवेन फार्मा। पर एक बार पीडीलाइट पे भी राय लेना चाहेंगे आपसे सुमित, क्या राय रखते हैं? यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि मिस्टर करविंदर सिंह ये जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। भरतपुरी स्टेप डाउन कर गए हैं सर। पहचान नहीं है कविंदर जी को? जी बिल्कुल, बहुत बार हमसे जुड़े हैं। ये वही कविंदर जी हैं जो महिंद्रा ग्रुप के साथ थे, जिन्होंने हाल ही में महिंद्रा रिजॉर्ट्स, हॉलिडे रिजॉर्ट्स के MD थे, और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया है, अगर हम दिखा सकें वो खबर, और पिडिलाइट में जा के MD ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपग्रेड है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप साइज देखिए, महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट का MCAP देख लीजिए आप, और पिडिलाइट का MCAP देखिए, कितनी बड़ी कंपनी में MD बन के जा रहे हैं। बहुत बड़ा अपग्रेड है, और एक मैनेजमेंट चेंज के तहत खैर पिडिलाइट लेगेसी में बहुत गजब कंपनी है, बट क्योंकि एशियन पेंट्स वगैरह साइडवेज हो गए थे तो बड़ी कंज्यूमर कंपनी साइडवेज हो गई थी। अब नए MD के ज्वाइन करने के बाद क्या चीज़ें बदलती हैं ये देखने वाली बात होगी, बट ये आपने अच्छा स्टॉक मार्क किया सृष्टि। एक बार दोनों को चेक करना चाहिए। अक्षय भागवत पिडिलाइट में 1.5 टाइम्स का डिफरेंस। एग्जैक्टली, पिडिलाइट बहुत बड़ी कंपनी है। अक्षय भागवत पिडिलाइट को देखिए जरा, मैनेजमेंट चेंजेस के चलते फोकस में है।
जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। आपको जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो 2785, इस पे आपको ध्यान रखना है। जब भी ये ब्रेकआउट कर जाए तो पोजीशनल स्तर पे बहुत ही बड़ी तेजी आपको दिखेगी। फिलहाल ब्रेकआउट की तैयारी है तो पहले ये 2785 की तरफ जाएगा तो बाय करे, पोजीशनल का नजरिया रखे क्योंकि ब्रेकआउट के लेवल के आसपास आ रहे। स्टॉप लॉस बनाना है तो आपको 2650 का बनाना है, पर बड़ी बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड कीजिए। अच्छे ब्रेकआउट हो जाता है तो 3000 प्लस के टारगेट दिखेंगे। कल सुमित मूलचंदानी, कल लास्ट आवर ट्रेड में एक और स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से कस के चला था, अनंतराज इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट अनंतराज लिमिटेड, नॉट इंडस्ट्रीज। और बात ये आ रही कि वो अपना मॉर्निंग उधर आपका दिल्ली एनसीआर में कुछ नए लॉन्चेस करने वाले हैं। 360 के करीब आ चुका है ये। चार्ट्स पे कैसा दिखता है सुमित? जी देखिए, बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 360 के लेवल्स का। स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल टॉस बनाया हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक लग रहा है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने के चांसेस है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए 360 की लेवल्स को ब्रेक होने के लिए। अब ये 360 अगर यहाँ से लेवल ब्रेक हो रहा है तो हमें लग रहा है कि जो पहला टारगेट अचीव हो सकता है डेट इज अराउंड 396। इसी तरह से जिनके पास होल्डिंग है यहाँ पे 330 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। अनंतराज पे भी रहेगी नज़र, पर इस बीच आज क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े हम आते हुए देखेंगे और सभी ऑटो कंपनीज पे फोकस रहेगा। सबसे पहला नंबर जो हम आते हुए देख रहे हैं वो है एस्कॉर्ट्स का, जहाँ पे साल दर साल इनकी जो बिक्री है फरवरी महीने में वहाँ पे 17% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इस बार कंपनी की तरफ से जो आंकड़ा आया है, फरवरी महीने में 6481 यूनिट्स इन्होंने बेची है। अब इसको अगर हम अनुमान से कंपेयर करें तो इस बार हम उम्मीद लगा रहे थे कि 6925 यूनिट्स बेचेंगे, तो एक मिस ज़रूर आया है। 500 यूनिट्स कम बेची हैं हमारे अनुमान से, पर बहुत ज़्यादा निराशा की बात नहीं है। पर हाँ, देखिए जिस तरीके का इस बार हम उम्मीद लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी एक थोड़ी सा डिसअपॉइंटमेंट है। पर एक बार अक्षय आप इस पे चार्ट चेक देना चाहेंगे? कल एक अच्छी तेज़ी थी, पर आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए अगर गिरावट का शिकार होता है? जी, एस्कॉर्ट्स में आप देखें 2790, ये बहुत ही अहम स्तर है एस्कॉर्ट्स के लिए। आप गए आप 20-25 दिन का प्राइस एक्शन देके बार बार यही एरिया में इसको बाइंग आते हुए दिख रहा है। मैं थोड़ा मोमेंटम में बाय करना पसंद करूंगा, तो जो एक क्राइटेरिया रखूंगा कंडीशनल 2877, जो कल के हाई के ऊपर का लेवल है, वो पार करता है तो ही बाय कीजिए। बाकी ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा स्टॉक में, पर आप उसके नीचे स्टॉप लॉस बनाए। पर बाइंग जो फ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए कंडीशनल बाय जो लेवल दिया, अगर वो ट्रिगर हो गया तो आपको ऊपर में 300 प्लस के स्तर एस्कॉर्ट्स में दिख जाएंगे। ठीक है। बर्जर पेंट एक बार दिखाएंगे? कल की उसकी क्लोजिंग ठीक थी कि आज वो भी ठीक खुल रहा है? अभी टिक आ रहे हैं, अभी फ्रीज नहीं होंगे लेवल्स। एक बार जरा बर्जर पेंट दिखा दीजिए। बर्जर पेंट नहीं, आज उतना ऊपर नहीं खुल रहा, इनफैक्ट आज तो 1% नीचे खुल रहा है। एक बार जरा चेक करेंगे अक्षय, आप इसको आप ही चेक कीजिए बर्जर पेंट, कोई ट्रेड बनता है आज के लिए या फिर छोड़ दें इसको? जी, बर्जर पेंट एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है कल, हालांकि बहुत ही बड़ी तेजी थी। और अगर आप आर्बिट्राज देखें, इसमें स्पॉट फ्यूचर में कम से कम 50 रुपए का डिस्काउंट में था, तो ये बैफल कर गया था मार्केट को कि क्यों इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है बर्जर पेंट स्पॉट फ्यूचर में। हालांकि मैं कहूंगा रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ तो थोड़ी सी आप इसमें जल्दबाजी ना करें आज बाय करने के लिए। 610 615 एक रेजिस्टेंस है, 615 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। करता है तो ही बाय का क्राइटेरिया होगा इसमें, नहीं तो फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड में मैं रखना चाहूंगा बर्जर पेंट्स को। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं। पॉलिसी बाजार ने धीरे धीरे करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है और एक पूरे हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा चला है। क्या नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सीरीज भी पॉलिसी बाजार के लिए ठीक हो सकती है? एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आई पॉलिसी बाजार। संतोष सर, आप जरा चेक कीजिए तो पॉलिसी बाजार। यस, भी पॉलिसी बाजार में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम जारी रह सकता है। स्टॉक जिस हिसाब से चल रहा है 1330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो जिसके पास है उसको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए, एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस लगना है तो 1100 का रहेगा। उसका जो मेजर सपोर्ट आ रहा है, कभी किसी वजह से डिप मिलता है स्टॉक में तो 1040 के आसपास कभी मिल जाए तो बहुत अच्छी री एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट अभी फिलहाल के लिए लग नहीं रहा है कि नीचे आएगा, तो मोमेंटम को राइड करना चाहिए। ओके,
पर चलिए कुछ और मेटल काउंटर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। आज हिंडाल्को पे एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पे सीएलएसए की तरफ से एक अपग्रेड आया है। उन्होंने रेटिंग भी अपग्रेड की है और लक्ष्य भी बढ़ाया है। इस रिपोर्ट के चलते देखिए एक पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी करता हुआ हिंडाल्को पर। सुमित, आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि सीएलएसए के जो टारगेट्स है वो 600 रुपये से भी ऊपर के हैं। कौन से टारगेट्स आज इंट्राडे में ध्यान रखने चाहिए? देखिए, स्टॉक ने 13 फरवरी को जो डाउनसाइड दिखाया था वो काफी एक हैवी था और अभी भी स्टॉक जो है वो रेंज के बाहर नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो मैं ऑलवेज वेट करूंगा 540 लेवल्स का। लेकिन इसी तरह से मेरे लिए सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 494 अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से और वीकनेस बन सकती है। तो मेरे लिए रेंज बाउंड है, तो मैं फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता। ओके, तो हिंडाल्को पे रहेगी नज़र। पर चलिए अब समझ लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। खबरों के दम पे 9 बज चुके हैं और वक्त चला है 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने का। और रोज की तरह लिस्ट लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा, बताइए। जी हाँ, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम सुवेन फार्मा पर नजर डालेंगे। एडवेंट इंटरनेशनल ने बड़ा मर्जर अनाउंसमेंट किया कल मार्केट आवर्स के बाद। सुवेन फार्मा और कोहेंस लाइफ साइंसेस को अब मर्ज किया जाएगा। मर्जर के सिनर्जीज भी काफी सारे हैं। फर्स्ट ईयर में ही कंपनी डबल डिजिट ईपीएस रिपोर्ट कर पाएगी। तो बड़ा मर्जर है जिसके चलते सुवेन फार्मा पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो की बात करते हैं। नुवामा ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और बैटरी केमिकल सेगमेंट के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट को काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी 2 टाइम्स का एसेट टर्नओवर रिपोर्ट कर पाएगी और 25% प्लस का एबिडा मार्जिन कंपनी इस सेगमेंट में रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा एग्रोटेक की बात करते हैं तो प्रमोटर्स अपना 51.8% स्टेक बेचना चाहते हैं और 2 पीई फर्म्स इसको खरीदेंगे। याद रखें 515 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 48% का डिस्काउंट होगा। इसी के चलते ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगी 26% की। एग्रोटेक पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा पेटीएम पर भी एक बड़ी खबर आई आज सुबह, जहां पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जो भी अग्रीमेंट्स किए थे वो अब डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। इसके अलावा वेदांता पर नजर डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया। कंपनी की जो स्टरलाइट कॉपर टुटिकोरिन की प्लांट है उसके लिए अब ऑपरेशंस कंपनी रिज्यूम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कंपनी ने रिपीटेड वायोलेशंस किए हैं जिसके चलते ऑपरेशन रिजम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की। उनका मानना है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे हैं जिसके चलते अर्निंग्स मोमेंटम दिख सकती है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। IOCL पर उन्होंने न्यूट्रल का रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 165 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। BPCL और HPCL पर भी उन्होंने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा शैले होटल्स की बात करते हैं। कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है कोर्टयार्ड बाय मैरियट जो NCR रीजन में है। 315 करोड़ का ये एक्विजिशन है। इस एक्विजिशन के चलते कंपनी इस होटल से करीब 67 करोड़ का रेवेन्यू और 27 करोड़ का एबिडा जनरेट कर पाएगी। इसके अलावा 8वें स्टॉक में हम एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। CLSA की रिपोर्ट आई है हिंडाल्को पर। याद रखें हिंडाल्को में अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जब से ही कंपनी की सब्सिडरी नोवेलिस ने कॉस्ट एस्केलेशन रिपोर्ट किया था अपने कैपेक्स प्लान्स ने। तो CLSA ने अपग्रेड किया है स्टॉक को। अब रिवाइज टारगेट प्राइस 635 रुपीस प्रति शेयर का है। उनका मानना है कि जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक ने वो अब रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा 9वें स्टॉक क्या खबर है सेगमेंट में अब हम त्रिवेणी टर्बाइन की बात करेंगे। कई ब्रोकरेज हाउसेस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, डेट नहीं है, प्रमोटर का प्लेज नहीं है। ब्रेकआउट शेयर है, कल 52 वीक हाई लेवल्स पर क्लोज हुआ था। तो कुछ वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर भी अपनी नज़र रखें।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो त्रिवेणी टर्बाइंस वो स्टॉक है जहाँ पे है खबर, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट संतोष की भी राय जहाँ तक मुझे याद है इस पे ही थी। पर इस बीच कुछ और ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं। बजाज ऑटो के भी नंबर सामने आए हैं। ये स्टॉक में जो इनका ओपन ऑफर ये लेकर आए थे बाईबैक के लिए, बाईबैक के चलते जो है ये स्टॉक फोकस में ज़रूर था, और इसके चलते हम थोड़ी गिरावट ज़रूर देख रहे थे। पर इस बीच जो नंबर्स आए हैं वो इस बार कंपनी ने 3.5 लाख यूनिट्स जो हैं बेची हैं फरवरी महीने में। इसको अगर हम आंकड़ों से कंपेयर करें तो बेहतर दिख रहे हैं। 3.3 लाख की हम उम्मीद लगा रहे थे, पर कंपनी ने 3.5 लाख यूनिट्स जो है इस बार बेची हैं। तो उम्मीद है कि एक थोड़ा सा रीबाउंड शायद इस नंबर्स पे आए। पर सुमित, क्विकली कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं बजाज ऑटो के लिए? इस पॉजिटिव खबर के चलते कोई रीबाउंड आया तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? राउंड आया तो भी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है करीबन 8200 से 8220 का जो जोन है। अगर स्टॉक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर अपसाइड का एक चांस दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर रिजेक्शन आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये कल का भी अपना लो ब्रेक करके और अपना 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। वो लेवल्स है 7500, तो वेट कीजिए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तब देखिए जब 8220 के ऊपर सस्टेन करे। ओके, ठीक है, 1-1.5 मिनट रह गया मार्केट के ओपन होने में। तो कुल मिला के आज सीरीज का फर्स्ट डे है। मार्केट के पास ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक है और आपको गिफ्ट निफ्टी ठीक दिखा रहा है। जीडीपी के नंबर अच्छे आए हुए हैं और देखते हैं आज बाजार क्या करता है। आज ज़्यादातर शेयर्स में आप देख रहे होंगे कुछ मिक्स्ड ट्रेड है। ऐसा नहीं कि एक तरफा सभी ने बोला है। आज आप ट्रेड देख रहे हो तो मिक्स्ड है। अच्छी बात दूसरी ये हो रही है कि निफ्टी आज गैप को मेंटेन कर रहा है। 70 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, उतना ही आज आपको रिफ्लेक्शन में भी दिख रहा है। नहीं तो हमेशा ही कम हो जाता था या बढ़ जाता था। तो आज 70 पॉइंट ऊपर आके खुल रहा है। तो 22,000 के ऊपर आप खुल रहे हैं तो पहले राउंड की ट्रैपिंग तो यहीं से शुरू हो जाएगी कि 22,000 वाले लोग फंस जाएंगे। एक बार जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दिखाइए। 46,000 के ऊपर जितना वो स्ट्रॉन्ग खुलेगा उतना अच्छा है। 46,500 तक रात जाने का रास्ता आपको क्लियर होता दिखेगा। आते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। आज बाजार को कौन कौन हेल्प करेगा शुरुआत में, जरा पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। टाटा स्टील हेल्प करेगा, हिंडाल्को करेगा, बीपीसीएल करेगा। ये शुरुआत में मजबूत खुल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स खुल रहा है अच्छा। अदानी पोर्ट भी शेयर बढ़िया खुल रहा है। हालांकि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक ये दोनों अभी उतने स्ट्रांग नहीं खुल रहे हैं। आज ऑटो के नंबर आ रहे हैं। अभी एस्कॉर्ट्स के नंबर आ चुके हैं, नीचे उनके ट्रैक्टर डिविजन्स के भी नंबर आए हैं। अभी धीरे धीरे करके और नंबर्स भी आ रहे हैं। बजाज ऑटो के भी आ गए, हमने नीचे टिकर पे डाल दिया आपके लिए। और उसके बाद आज M&M, मारुति, इन सब पे भी आपको ध्यान रखना होगा। इन सब के नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखते जाएंगे। आज सिप्ला जब ओपन करेगा तो साल का हाई भी टेस्ट करेगा। इसके अलावा जो और शेयर्स हैं जिनमें आज स्ट्रेंथ दिखेगी वो सीजी पावर है। कल बढ़िया ये शेयर बंद हुआ है, आज भी बढ़िया ओपन करेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट बढ़िया करेगा। पेटीएम आज ठीक खुलेगा और सुवेन फार्मा जिस पर आज खबर थी वो भी आज बढ़िया खुलता हुआ दिखेंगे। ये कुछ एक बढ़ने गिरने वाले शेयर से मोटा मोटी हमने आपके सामने रख दिए। अब हम जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि मार्केट ओपनिंग कैसे कर। एडवांस डिक्लाइन बढ़िया है आज 1300 साढ़े 1300 शेयर, 22,000 का लेवल है। मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, ड्रैग कर से लेके जा सकता है। और आप ध्यान रखिएगा 22,200 आज का टारगेट होगा। 22,000 अगर एक बार पक जाए तो फिर 22,000 पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आना, 21,800 से ऊपर ले आके। 120 पॉइंट ऊपर निफ्टी, बहुत ही शानदार मूव और एक घाटा पूरा कवर करते हुए दिखा है। यहीं से ही बाजार ने टर्न लिया था और 2 दिन में ही मार्केट ने उस जगह पर वापस लाके अपने आप को खड़ा कर दिया जहां वो एक्चुअली आना चाहता है या फिर उसकी वो जगह बन रही है। 137 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखेंगे 300 पॉइंट है। थोड़ा इसको एफर्ट्स करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद 46,500 पार होते ये भी नए लेवल्स पे आएगा और 46,800 तक भी जाने का रास्ता ये भी खोल देगा। लेकिन पहले इसको 46,500 पार करना होगा। अभी 485, 486 पे चल रहा है। 3 बड़े बैंक एचडीएफसी, कोटक, इंडसन, इन तीनों का वॉच करते रहेगा। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से सब कुछ बढ़िया लग रहा है इस समय तो जो मार्केट की आज की ओपनिंग है। दिखाइए जरा स्क्रीन पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को ये बढ़िया खुले हैं। इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स ये कुछ एक बढ़िया ट्रेड है। टाटा कंज्यूमर्स के अंदर भी एक अच्छा ट्रेड है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर अभी आए नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प भी आपको बढ़िया दिखता हुआ शेयर आपको दिखेगा इस समय स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स, बर्जर, पिडिलाइट ये तीनों क्रूड वाले शेयर्स भी एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। स्टील वाली कंपनीज पे ठीक है आज, जैसे टाटा स्टील मैंने आपको शुरुआत में नोटिस कराया। JSW स्टील भी आज
ऊपर है। इसके अलावा मेटल्स में हिंडाल्को भी आज ऊपर है। कोबाटा के सेल्स के नंबर आने के बाद एस्कॉर्ट्स कोबाटा भी ऊपर है। आज मारुति भी ऊपर है करीब 1% के आसपास। M&M भी ऊपर है। ये कुछ ऑटो सेल्स के नंबर का भी वेट हो रहा है इन दोनों का। टीवीएस मोटर्स भी आज ऊपर है। बजाज ऑटो के जैसे नंबर्स आए ये भी ऊपर आ गया। तो कुछ बड़े शेयर्स आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिए कि जहाँ पर स्ट्रेंथ है, अलग अलग रीजनिंग है। इन्फोसिस, HDFC बैंक और थोड़ा आइशर मोटर, इन तीनों पे आज हल्का हल्का सा दबाव है। सिप्ला हाई लगाने के बाद थोड़ा टूट गया। SBI लाइफ ने भी आज ओपनिंग में ही अपना साल का हाई टेस्ट कर दिया। ये कुछ एक वो शेयर जिनमें आज स्ट्रेंथ है। जल्दी से मैं कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने रखता हूँ, फिर सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बता देंगे और उसमें क्या करना है। अच्छा, सुवेन लाइसेंसेस पे खबर थी, ये चल गया। एक मेटल्स का और प्लेयर है सेल, ये भी डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी चल गया। 46,500 बैंक निफ्टी का फाइनली पार हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा वेट करना होगा। ये पहले रुक जाए ऊपर आके, फिर 46,800 तक के टारगेट खुल जाएंगे। 22,117 पे आ गया है ट्रेड। 137 पॉइंट का शानदार मूव आज निफ्टी ने खुलते दिखाया और ट्रेड अपनी ग्रिप में ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। आज के जो इनिशियल टारगेट ओपनिंग वाले थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए। 46,500 बैंक निफ्टी का, 22,100 निफ्टी का, वो इनिशियल टारगेट्स आज मार्केट ने ओपनिंग के साथ पूरे किए। अब जैसे जैसे डाटा बनेगा मार्केट वैसे वैसे आपको चलता हुआ दिखेगा। सृष्टि के पास चले उससे पहले हीट मैप आपको जरा जल्दी से स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जरा दिखाइए हीट मैप स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आज स्ट्रेंथ है। आपको हीट मैप में आज ज़्यादा स्क्रीन हरे निशान में आपको ज़्यादा दिखेगी। अच्छा, आज संतोष सर के जो ट्रेड थे मैं वो बता देता हूँ। उन्होंने दिया था ABB, त्रिवेणी टर्बाइंस, दोनों ठीक हैं। सुमित के ट्रेड थे त्रिवेणी टर्बाइंस और साथ ही अक्षय के जो भागवत के ट्रेड है इन्फोसिस और ल्यूपिन है। इन्फोसिस हल्का प्रेशर में है बट ल्यूपिन उनका भी शेयर ठीक है। ये हीट मैप है। अपोलो हॉस्पिटल से छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको ठीक दिख रहे होंगे। ऊपर पहले 2-3 शेयर्स आपको मेटल्स के, फिर ऑटो के और फिर उसके बाद एनर्जी पैक के आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ एक मार्केट के सौदे आपके स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। सृष्टि, तो ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा रुझान है, जहाँ पे 0.8% की बढ़त हम देख रहे हैं मिड और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स में। तो तस्वीर यहाँ से अच्छी है और कई सारे काउंटर्स चल रहे हैं। देखिए, सुवेन फार्मा हमने आपके लिए हाईलाइट किया था, अब 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी इस पे बन रही है। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉइन भी खबरों में था, यहाँ पे भी 4% की तेज़ी। वेल्सपन कॉर्प, ये भी एक काउंटर है टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, 3.5% की तेज़ी यहाँ पे है। कुछ अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स भी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी एक काउंटर है जहाँ पे 3% से ज़्यादा का उछाल है। इसके अलावा हॉस्पिटल काउंटर्स फिर से गिरावट में। अपोलो हॉस्पिटल्स आपने हाईलाइट किया, मैक्स हेल्थ केयर में प्रेशर है। इसके अलावा जो छोटे मझोले हॉस्पिटल काउंटर्स हैं जैसे कि शैल बी, इन सब में भी एक हम गिरावट देख रहे हैं। और कुछ देखें तो कुछ हद तक जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जैसे कि ऊनो मिंडा, ये सब थोड़ा सा चल गए थे, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, पर गिरावट में बहुत ज़्यादा अभी कंसर्निंग नहीं दिख रहा है। पर हाँ, हॉस्पिटल क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे गिरावट का शिकार ज़रूर हो रहे हैं स्टॉक्स। ओके, ये देखिए कुछ और स्टॉक्स आपको बता दूं मैं कि लैंडमार्क ग्रुप का जो स्टॉक है वो 10% ऊपर चल गया है। उनको एक नए कुछ डीलरशिप्स खुलने का न्यूज़ आई है MG मोटर्स इंडिया के साथ। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में और डीलरशिप्स करेंगे, तो 10% ऊपर से भाग गया था एक बार को, अभी भी 6% ऊपर। लेकिन आगे चलते हैं, स्टॉक्स तो हम आपके लिए मार्क करते ही रहेंगे, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आते हैं। ओपनिंग ट्रेड्स का समय। संतोष मीना, आपका सबसे पहला ओपनिंग ट्रेड। ट्रेड रहेगा BHEL का। BHEL इस स्टॉक की बात करें तो एक अच्छे मोमेंटम में था, एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फिर से चलने को तैयार है स्टॉक। यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक अभी 2.5% ऊपर, बट मुझे लगता है और तेजी बनेगी। यहाँ पे आपका 240 का पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 229 का। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा रहेगा? देखिए, यहाँ पे BPCL पे नजर रहेगी। काफी अच्छा एक बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने और लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम बन सकता है। तो इंट्राडे अगर लेवल्स देखें तो 632 की लेवल्स को टच कर सकता है। 617 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 608 का। ठीक है। और भागवत साहब, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, ऑटो क्षेत्र से हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर सेगमेंट बाउंस बैक कर रहा है, थोड़ा पिटा हुआ था, रिकवरी अच्छा है। 4500 का करंट रेट है, 4540 तक डे ट्रेडिंग का टारगेट बनेगा और स्टॉप लॉस बनाइए 4430 की। ठीक है सुमित जी, संतोष जी और अक्षय भागवत जी का ये ओपनिंग ट्रेड आपको मिल गया। जरा कॉम्पटन कंज्यूमर को लेके आइए, CG पावर को लेके आइए। 10% ऊपर चल गया स्टॉक। 10% की रैली इसमें हो रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर फोरे में जो PLI आया था उसमें इनका नाम दिखाई दिया। 6% अभी भी ऊपर है। सुमित, जरा चार्ट चेक करके बताएं।
किस लेवल पे एंट्री ली जाए? कोई है ट्रेड? देखिए ओपनिंग तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन कंटिन्यू ब्रेक डाउन हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 490 से 500 का लेवल है। तो यहाँ पे अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस पे कभी सस्टेन हो रहा है तो मैं एक फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तब तक मैं एक वेट सिनेरियो यहाँ पे रखूंगा। CMS इन्फो सिस्टम्स को जरा लेके आइए। अक्षय भागवत, कल खबर ये आई है कि CMS इन्फो सिस्टम, जिसमें हाल ही में आपको ध्यान होगा कुछ ब्लॉक्स गिरे थे, काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक्स गिरे थे, उसमें इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने स्टेक बढ़ाया है बाजार से। चार्ट कैसे दिखते हैं इस भाव पे, या एक बार को सारी डिमांड एब्जॉर्ब हो गई है? जी चार्ट अभी भी रेंज में है, तो कुछ एक्शनेबल हो नहीं पा रहा है। काफी शायद 2 महीने का टाइम हो चुका है इसके ऊपर, पर जो वॉल्यूम्स का एक्शन है वो बता रहा है शायद एक्यूमुलेशन जोन में है। तो आपको तैयारी करना है ब्रेकआउट की, जो ऊपर की तरफ हो सकता है। थोड़ा और टाइम लग सकता है शेयर में, क्योंकि अभी भी एक्यूमुलेशन मोड में है। तो लेवल्स रहेंगे 360 और ऊपर में 420। जैसे ही 420 जब भी आपको इसका ब्रेकआउट दिखे तो 475 का टारगेट बनाइए। थोड़ा टाइम दीजिए ट्रेड में, 1 से 2 महीने का, पर मैं पॉजिटिव हूँ ये शेयर पे, और 475 के टारगेट के लिए मैं बेट करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 355। सेल देखते ही देखते 4% ऊपर हो गया। थोड़ी देर पहले उतना स्ट्रांग नहीं खुला था, खुला था 1.5-2% ऊपर, लेकिन उसके बाद स्पीड से ऊपर आने के बाद डेज हाई पे अभी यह ट्रेड कर रहा है, करीब 5% ऊपर हो चुका है। संतोष सर, ये मिस हो गया क्या ट्रेड? अगर आज ओपनिंग में डाल देते तो बढ़िया रहता। अब ये 5% ऊपर आ गया, हिम्मत तो नहीं हो रही है? जरा डाटा चेक करके बताना। और चलेगा क्या ये शेयर? यस नहीं, मैं कहूंगा आप आज के लो का स्टॉप लॉस लगाइए और इस पूरी सीरीज के लिए होल्ड रख लीजिए। काफी ज्यादा संभावना है कि स्टॉक यहाँ चल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से इसका जो 123-22 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर में मुझे लग रहा है कि शायद ये 150 रुपए तक भी जा सकता है। तो इंट्राडे मुझे लगता है इमीडिएट जो टारगेट 128-29 का आ रहा है, लेकिन पोजिशनल रखिए 150 तक के लेवल दिखा सकता है। सुमित जी, जरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल आप चेक करना। इनके तो पेरेंट ने भी इनमें हिस्सेदारी खरीदी है, करीब 1.5% के आसपास की आईसीआईसी बैंक ने, परसों की खबर है। लेकिन उसके बाद से थोड़ा और ठीक हुआ है और ज़्यादातर इंश्योरेंस वाली कंपनीज ठीक चल रही हैं। जरा देख के बताना कोई ट्रेड बनता है क्या? इसमें वॉल्यूम नहीं जुड़ा, बस प्राइस एक्शन तो ठीक है, बस वॉल्यूम की दिक्कत है मेरे को। ओपन इंटरेस्ट एडिशन उतना नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने जो बात बोली थी, देखिए स्टॉक ने आज ओपनिंग तो दे दी है 535 के लेवल के ऊपर, जो एक प्रीवियस स्विंग हाई की तरह काम कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से भी एडिशन कीजिए, नीचे आ रहा है 530 तक भी लेवल्स, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 516 का। अब ये अपसाइड में मोमेंटम अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 570। ठीक है, तो 570 के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई प्रू पे रखिए नज़र। पर इस बीच कई सारे पीएसयू काउंटर्स हैं जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। सेल एक काउंटर डिम्पी जी ने हाईलाइट किया, पर बीएचईएल में भी आज अच्छी तेज़ी है, 3.5% का उछाल दिखा रहा है। अक्षय, कैसे देख रहे हैं आप इसको? चार्ट्स पे हमेशा 225 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है, शायद वहाँ पे बेस बिल्डअप भी हो गया है। टेक्निकली कौन से लेवल्स अब ध्यान में रखें? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बेस बिल्ड करके स्टॉक लॉन्च करने की तैयारी में है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ डे ट्रेडिंग में, तो वो ब्रेकआउट कर चुका है। 233 का पॉइंट था अपर एंड ऑफ द रेंज, जो गए 7-8 दिन से एक बार बार बैरियर बन रहा था। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप करा है, बस देखना है कि ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं। ब्रॉडर व्यू पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। आपको 250 प्लस के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। वॉल्यूम्स भी अच्छा बिल्डअप हो रहा है कंसोलिडेशन में। तो स्टॉप लॉस बनाइए आप वो बेस के नीचे, जो करीबन 219 का है। थोड़े बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए जो करीबन 250 प्लस बनेंगे। तो पॉजिटिव व्यू इन बेल और बाय करने की राय रखूंगा। ओके, पॉजिटिव व्यू बन रहा है बीएचईएल पे और यहाँ पे बाय करने की राय आ रही है। पर इस बीच और कुछ काउंटर्स में एक अच्छी तेज़ी है। एक बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे भी राय दीजिए। यहाँ पे भी करीब 2.5% की तेज़ी है। कैसे लग रहा है चार्ट्स पे संतोष? यस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अभी थोड़ा ऊपर के लेवल से करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन एक 100 डे मूविंग एवरेज पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट पिक है, आप इसको खरीद के रख सकते हैं। और एज ए ट्रेडिंग बेट लेना चाहे तो 3450 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3350 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर से 4000 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये जो आपको स्टॉक शिशी ने मार्क कराया था सुबह, गुजरात फ्लोरो, जहाँ पे नुवामा का नोट आया, एक बार लेके आइए। गुजरात फ्लोरो का स्टॉक भी लेके आइए और नुवामा का नोट भी लेके आइए। आपको ये देखिए, खास बात इसके अंदर ये है कि ये
मार्केट खुलने के कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको नीचे मिल रहा था। उसके बाद इसके अंदर करीब 70-80 रुपये की ईवी बैटरी केमिकल सेगमेंट में तेज़ ग्रोथ का भरोसा है। नोवामा को बताया है कंपनी ने करीब 2% ऊपर हो गया। अक्षय भागवत जरा एक बार चेक करके बताएं, चार्ट्स 3770 3780 के आसपास है ये, और इसका लंबा चार्ट भी लेके आए डायरेक्टर साहब। ये धीरे धीरे चल रहा है, इनफैक्ट 6 महीने से धीरे धीरे चल रहा है। क्या अब ये तेजी पकड़ सकता है या एक बार मुनाफा वसूल कर लेगा नीचे के भाव से लेके बैठे हैं? नहीं, ये तेजी बिल्कुल पकड़ सकता है। ब्रॉडर जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है, बस थोड़ा सा एक जो रेजिस्टेंस है आपको ऊपर करीबन 3900 के आसपास दिखेगा। तो मोमेंटम राइड कीजिए 3900 तक, वहां तक तो फिलहाल रास्ता क्लियर है। वहां पे 3900 के ऊपर एक ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ट्रेडिंग के लिए 39 का टारगेट और थोड़ा पोजिशनल टारगेट भी मैं मान के चल रहा हूँ। आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट दिख जाएगा तो टारगेट 4200 प्लस बनेंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पोजिशनल टारगेट के लिए, पर एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा गुजरात फ्लोरो में। ठीक है। सृष्टि, आपने सुविन की बात की थी और सुविन में आपने बताया भी कि ट्रांजैक्शन हुआ है साहब बहुत, बट आपने सुविन फार्मा पे नजर डाली है? ये सुविन फार्मा पे तो आपने बात की, सुविन लाइफ पे, सॉरी सुविन लाइफ पे सुविन फार्मा कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? सुविन लाइफ पे कुछ हो रहा है क्या? ध्यान ऐसा नहीं? नहीं, ठीक है, संतोष से पूछते हैं। ये थोड़ी रिसर्च फर्म है तो ये कई सारे मॉलिक्यूल्स बनाती रहती है। अभी उससे जुड़ा कोई रीसेंट अपडेट तो मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5% ऊपर है, लिखिए आइए सुविन लाइफ 106 का भाव है। संतोष मीना, कुछ दिखाई दे रहा है क्या चार्ट्स पे? यस अजय जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था और हमने एक करेक्शन देखा इसमें इस साल, मतलब नवंबर दिसंबर में एक बड़ी तेजी आई थी, फिर करेक्ट हुआ, फिर से एक बेस बनाने को चल के तैयार है। तो मुझे लगता है स्टॉक को रखिए और यहाँ से आप खरीदारी करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 99 रुपीज का, और पहला टारगेट रहेगा 124 रुपए का। अगर 124 क्रॉस करता है तो इसमें संभावना है कि शायद 150 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो काउंटर काफी अच्छा है। एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है। आपको कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर लीजिए। आज ये वेल्सपन आपने डिस्कस किया, पाइप कंपनीज लास्ट 2-3 दिन से एक नए रूप में चल रही हैं। वेल्सपन को लेके आइए, 4000 करोड़ रुपए का ऑर्डर वेल्सपन को मिला है अभी मार्केट खुलने के पहले। वेल्सपन कॉप को लेके आइए डायरेक्टर साहब। कल आपको याद होगा इसी तरीके से मन इंडस्ट्रीज को बड़ा ऑर्डर मिला था। पाइप कंपनियां, इन दोनों बड़ी पाइप कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। सुमित मूलचंदानी, किस में ज़्यादा मजबूती नज़र आ रही है, 407 वाला मन इंडस्ट्रीज या वेल्सपन कॉप? देखिए, दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो काफी टाइम से जो हाई टॉप बनाया था वेल्सपन ने, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया हुआ है, लेकिन अभी भी ये अपने एक सप्लाई डिमांड जोन में है। तो यहाँ पे जिसके पास भी होल्डिंग है, यहाँ पे आप 595 का एक अभी भी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है स्टॉक। लेकिन एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो करीबन 550 का रहेगा। 550 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट का न्यू चांस लग रहा है, तो बिल्कुल होल्ड की यहाँ पे सलाह रहेगी। आज फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही पूरा मेटल कंपनीज ने पकड़ लिया अपने हाथ में। जैसे सेल देखो आप, 4.5% ऊपर, 5% ऊपर चल रहा है। इसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम करीब 3% ऊपर, टाटा स्टील करीब 2-2.5% ऊपर। ये सारे के सारे शेयर मजबूत ओपनिंग कर रहे हैं आज। और ये बात का मेटल्स का आपका कल का डाटा चेक करेंगे ना, सेक्टोरियल चर्निंग हो रही थी जब, तो उसमें सबसे बढ़िया रोल ओवर लास्ट के 3 घंटे में जो हुआ वो मेटल्स में ही हुआ था और स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुआ था। मैं आपको अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो अगर आप किसी दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं सेकंड नंबर वाले से, तो ये डबल था कल का रोल ओवर। तो कल ही हिंट लग रहा था कि शायद मेटल वाली कंपनीज बढ़िया चल सकती हैं, और आज सुबह ओपनिंग में एग्जैक्टली वही ट्रेड हमको होता हुआ दिखा। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट वापस से दिखाएंगे, आप बैंक निफ्टी का भी दिखाएंगे, तो एक पॉइंट आपको नोटिस कराता हूँ। 137 पॉइंट पे मैंने आपसे आके ये बात कही थी कि अब आके 22,100 के ऊपर आके निफ्टी रुक गया है। अब आप देखो उसके बाद से ना 10 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे हैं इससे। सेम ऐसे बैंक निफ्टी के पास भी है, 46,500 पे आके इसका पहला टारगेट था जो अचीव हो गया है। 46,500 के ऊपर आगे इससे 50 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे हैं। नहीं तो इसको जोड़ने में क्या है, 350 पॉइंट, ये जो 350 गैप को हटा भी दोगे ना तो 150 पॉइंट जोड़े थे बैंक निफ्टी ने उसके बाद, लेकिन उसके बाद 50 पॉइंट भी नहीं जुड़ रहे हैं इससे। तो इसलिए फर्स्ट राउंड का जिसके पास भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं ओपनिंग के, तो एक बार या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए या तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करें जैसे आपके वित्तीय सलाहकार आपको गाइड करते हैं,
क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो ओपनिंग है ना वो ठीक तो है, लेकिन वो टारगेट भी तो मीट करवा रही है ना। ओपनिंग ठीक होना, टारगेट मीट होना, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, 2 शेयर और है, मैं आज आपको जरा नोटिस कराता हूँ, दोनों नॉन मेटल्स है। फर्स्ट है MCX, एक बार जरा MCX का चार्ट दिखाएं, और दूसरा है बजाज ऑटो। एक बार पहले सुमित मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा बजाज ऑटो आप चेक करो, ठीक लग रहा है आपको? ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं अभी बजाज ऑटो के। जी डिम्पी जी, अभी जस्ट हमारा ये स्टॉक के लिए लेवल का डिस्कशन हुआ था, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जब तक 8200 8220 का जो जोन है उसके ऊपर एक बार सस्टेन नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा कि फ्रेश तेजी यहाँ पे बन सकती है। उसी तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 7890 का। तो दोनों तरफ का मूव है, अगर 8200 के ऊपर तो ही फ्रेश बाइंग। ने मेटल की बात की तो एक स्टॉक को आप बिल्कुल भूलिए मत। रेक्टर साहब इसका डेली चार्ट लगाइए और 3 महीने का चार्ट लगाइए, हिंडाल्को। हिंडाल्को में आज कुछ ब्रोकरेज नोट्स आए हैं। CLSA ये कहता है कि ये जो करेक्शन आया इसमें, क्योंकि इन्होंने अपने नोवेलिस में कैपेक्स को थोड़ा डिले हो गया था, यहाँ पे कुछ रिटर्न रेशियोज ख़राब हो रहे थे, तो इन्होंने एक्सचेंजेस को बताया स्टॉक 11-12% उस दिन गिरा था पिछले हफ्ते। ज़रा आप इंट्राडे दिखाइए, 2% ऊपर 515 पे, और 3 महीने का चार्ट दिखाइए। CLSA का ये मानना है कि ये जो गिरावट आई है, ये देखिए 3 महीने में आपको 620 वाला 520 पे मिला है, 504 के आसपास गया था। तो ये जो गिरावट आई है 20% की लगभग CLSA का मानना है कि ये लेना चाहिए आपको। अक्षय भागवत FNO में भी है, ले लें क्या, या ऑप्शंस के द्वारा कर सकते हैं ऊपर में? जी मैं कहूँगा इसे आप कैश में या फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हुआ है हिंडाल्को में, थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिलहाल बॉटम बनने की कोशिश में हिंडाल्को 500 505 के एरिया में बार बार आपको शॉर्ट टर्म में बॉटम बनते हुए सिनेरियो दिख रहा है। अगर उछलेगा तो ऊपर 540 तक टारगेट बनेगा मार्च सीरीज में, तो बिल्कुल बाय करना है। पर मोमेंटम ना होने के कारण मैं ऑप्शन में नहीं सजेस्ट करूंगा, अब कैश में या फ्यूचर्स में लेके रखे फॉर दिस सीरीज। ऊपर में 540 होने के संकेत ज्यादा लग रहे हैं। स्टॉप लॉस बनाइए ट्रेड में आप 497 की। अब आप देख रहे होंगे अलग अलग चैनल्स पे भी बकायदा आपको स्टील कंपनीज पे और बकायदा उस पर ट्रेड दिए जा रहे हैं, लेकिन आप टाइमली सौदा पकड़ेंगे ना शुरुआत में। एक और चीज़ मैं बता दूं, आप ना F&O वाले शेयर्स का ना एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी शेयर पहले 2 मिनट के अंदर ओपन इंटरेस्ट करीब 4% जोड़ ले और प्राइस एक्शन करीब 2% जोड़ ले, तुरंत लगा दो उसको अपनी स्क्रीन पर, तुरंत लगा दो उसी समय अपनी स्क्रीन पर कि शेयर को मेरे को आज वॉच करना है, स्विंग ट्रेड का मेरे को बढ़िया बेनिफिट देगा। आई रिपीट, 3 से 4% ओपन इंटरेस्ट और 2% प्राइस एक्शन अगर पहले 2 से 3 मिनट में F&O वाला कोई शेयर दिखा दे, आप उसको ज़रूर नोटिस करना। सेल कुछ हमने ऐसे ही पकड़ा था, 2.5-3% था उस समय, अभी 5.5% है। खैर एनी हाउ, एक मैं आपको शेयर मार्केट की एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ। आज ना एडवांस डिक्लाइन ठीक है, एक बार आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं जिसमें F&O के शेयर होते हैं, एडवांसेस और डिक्लाइंस, वहाँ पर आपको देखेगा थोड़ा टिल्टेड है टुवार्ड्स पॉजिटिव। और आज सीरीज़ का फर्स्ट डे है, ट्रेडिंग के हिसाब से आज सेकेंड लास्ट डे है। कल सैटरडे का थोड़ा वर्किंग होगा, बट मेरे को लगता नहीं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा, बट सेकंड लास्ट डे है तो थोड़ा टिल्टेड है मार्केट। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को, हर चीज़ को नोटिस करके रखिए कि मेरे प्रॉफिट्स कहाँ हैं, मेरा रिस्क कहाँ है, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। ICICI बैंक, HDFC दोनों आज बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं, एक्सिस भी बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। इन तीनों में कोई ट्रेड बनता है, जरा पता कर लेते हैं। संतोष सर, 3 बैंकिंग काउंटर्स वेटेज वाले मैंने आपके सामने रखे, ICICI, एक्सिस और HDFC। कोई ट्रेड है तो बता दो, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। यस सर, तीनों काउंटर की बात करें तो तीनों में, बट जो बेटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का नजर आ रहा है। ICICI बैंक में एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस आएगा 1070 का, 1070 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छी तेजी बन सकती है। नीचे सपोर्ट रहेगा इसमें 1055 का। जो बेटर ट्रेड नजर आ रहा है वो एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक एक अच्छा बेस बना लिया है इसने अपने 100 मूविंग एवरेज पे, और एक जैसे ही क्रॉस करेगा 1087 का लेवल, मुझे लगता है ये काउंटर हो सकता है जिसपे नजर रखना चाहिए। 1110 रुपए आज ही शायद दिखा दे। बढ़िया, ठीक है, डन। तो दोनों ट्रेड आपको मिल गया। ICICI बैंक भी एक बार आपको शेयर में आके आपके लिस्ट में अंदर ही एक दो शेयर जरा और चेक करवाते हैं जहाँ पे आज शुरुआती डाटा बढ़िया बन रहा है या फिर ठीक ट्रेड है। एक बार जरा टाटा कॉम दिखाएंगे आप, टाटा कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी है टाटा कॉम, एक बार जरा ये दिखाएं। और एक हिंद कॉपर भी दिखाना, एक हिंद कॉपर स्क्रीन पे दिखा दो, हिंद कॉपर, ठीक है 1941। एक बार हिंदुस्तान कॉपर और दिखा दो आप, हिंदुस्तान कॉपर,
और एक इंडसइंड बैंक और दिखाओ, इंडसइंड बैंक। हिंदुस्तान कॉपर और इंडसइंड बैंक को मैं सीरीज के स्टार्टिंग में लेना चाहता हूं सुमित जी। दोनों में से कौन सा प्लस करूं? इंडसइंड बैंक का शुरुआती डाटा भी ठीक है और हिंद कॉपर का भी ठीक है। देखिए स्टार्ट करेंगे हिंद कॉपर से। हिंद कॉपर का अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूं तो बिल्कुल एक अपने ब्रेकआउट लेवल पे है, जो काफी अच्छा एक अपना मल्टीपल इनसाइड बार्स का जो ब्रेकआउट दे रहा है उसकी तैयारी है। तो मैं यहाँ पे तो वेट करूंगा आज के हाई को सस्टेन करने का। 275 के ऊपर अगर क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल ये सीरीज के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अप्रोच कर सकता है न्यू हाई की तरफ। तो 320 का जो लेवल है वो मेरे लिए एक नेक्स्ट टारगेट का यहाँ पे काम करेगा। इस तरह से अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो बिल्कुल ऑन सपोर्ट है। आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले 5 से 8 दिन से ये सपोर्ट ले रहा है और ट्राई कर रहा है, अप्रोच कर रहा है न्यू हाई के लिए। लेकिन मैं फिर भी अगर दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो हिंदुस्तान कॉपर विल बी माय चॉइस। ये हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान करके एक शुगर कंपनी है, ये जो है 2 स्टॉक्स को बड़ा कंपटीशन दे रही है आजकल। ट्रेडर रेडार पे आ गई है, 35 रुपए का स्टॉक है। जो वर्ग जो है काफ़ी रुचि रखता है वोडाफोन को ट्रेड करने में, जी में, भले ही जितना रिस्की हो, वो वर्ग वापस इस स्टॉक के ऊपर आजकल बहुत बात हो रही है। खूब बज़ है बाजार में, ये टर्न अराउंड हो जाएगा, ये हो गया है, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग है वो। इसका 3 महीने 1 महीने का चार्ट दिखाई देता था। रुचि के साथ साथ मूवमेंट भी आया है, ऐसी बात नहीं है, वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया है। ये देखिए पिछले 3 महीने में ये 25 वाला 35 रुपये हो गया। संतोष मीना, चार्ट देख के बताएं, दम है या रिस्की अवॉइड करना चाहिए? ये खास पब्लिक डिमांड है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं यूजुअली देखता नहीं हूँ इस तरह के स्टॉक्स की तरफ। ये अजय जी, ये तो आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। मेरे पास भी सबसे ज्यादा क्वेरीज स्टॉक की आती है, और स्ट्रक्चर हालांकि फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से लग रहा है कि शायद एक बुलिश मोमेंटम है वो बना रह सकता है। तो नीचे एक जो 32 31 के आसपास एक अच्छा बेस है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस रहेगा 36.5 का। अगर ये 36.5 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है फिर से इसमें 40 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यस, डेफिनेटली रिस्की स्टॉक है, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वही काम करे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे। बट जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बोल रहा है कि शायद ये मोमेंटम जारी रह सकता है। ये केन्स टेक्नोलॉजी को देखिए, स्टॉक रिएक्ट नहीं किया एक्चुअली। इनका नाम पीएलआई में नहीं आया सेमीकॉन के में, लोगों ने लगा शायद घटेगा, बट घटा नहीं है। कमेंट्री भी अच्छी है। केन्स टेक अगर कोई कमजोरी दिखती है तो क्या लेंगे आप, अक्षय भागवत? जी, केन्स टेक में मोमेंटम स्ट्रांग है। एक रेंज का ब्रेकआउट कर चुका है जो करीबन 3000 पे था, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है शेयर में। बस मोमेंटम थोड़ा सा लैकिंग है, पर मैं मान के चल रहा हूँ जल्दी आपको दिख जाएगा ये। तो बाय करने की राय रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हो रहे गए कुछ 2-3 हफ्तों में। तो स्टॉप लॉस बने ये 2850 का। वॉल्यूम मोमेंटम पिक करेगा तो 3200 प्लस के टारगेट आपको जल्दी दिख जाएंगे। हिंडाल्को आपने देखा, इनफैक्ट पीएसयूज में आज मेटल पीएसयू के बियॉन्ड भी कुछ रिबाउंड दिखाई दे रहा है। मेटल पीएसयूज तो हैं ही हैं, पीएसयूज में आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी बड़े अपग्रेड आए हैं। बुफा के अलावा एचएसबीसी ने भी इनके प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। अगर आप देखें तो आईओसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी तीनों आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। मैं चेक गेल भी है इनफैक्ट। तो पीएसयू ऑयल कंपनीज भी रिबाउंड करी हैं। ओएनजीसी पे क्या व्यू आ रहा है आपका सुमित इस भाव से? स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है अभी भी। आप यहाँ पे देखेंगे तो 260 का जो जोन था वो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बिल्कुल 260 के एक स्टॉप लॉस है, अभी भी आप यहाँ पे बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मार्केट थोड़ा रुक सा गया है यहाँ पे आके, और अगर आप स्टॉक्स की चर्निंग देख रहे हो ना, सिर्फ उसके अंदर ही चर्निंग हो रही है। कुछ बड़े शेयर्स थोड़ा हाथ बदला कर रहे हैं। दोनों बड़े शेयर्स एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा देंगे आप, HDFC और ICICI बैंक। इनका क्या हुआ ना, इनका परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा। ये जैसे खुले थे ना बस वहीं पर आके रुक रहे हैं। तो ये दोनों वेटेज वाले शेयर्स हैं, ठीक है ना। ICICI नहीं, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दोनों दिखाना, दोनों की वेटेज है। हाँ, और ये दोनों शेयर्स जैसे आप खुले, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको चार्ट से और क्लियर होगा। आपने देखा ना रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC थोड़े रुक से गए, मार्केट भी रुका हुआ है। तो आप थोड़ा देख के अपना काम कीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे को लग रहा है बेस्ट तरीका होगा यहाँ पे लगाना। ट्रेल कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप मार्केट में बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्रेल लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आए हुए प्रॉफिट्स हाथ से चले जाएं। बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं ये सारे के सारे ट्रेड।
चलिए कुछ सौदे पता कर लेते हैं जहाँ पर और कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है शुरुआत में ही। सेल तो ऊपर चल ही रहा है, भेल चल रहा है, बीपीसीएल, आईओसी, अजय ने भी आपको नोटिस करवा दिए। एक और शेयर है हिंद पेट्रो, ये भी ऊपर। एलएनटी एक बार जरा दिखाना, 2-2.5% ऊपर आ चुका है एलएनटी। एक बार स्क्रीन पर जरा एलएनटी दिखाओ, एक बार स्क्रीन पे जरा आप एलएनटी के साथ साथ दिखाओ आप बजाज ऑटो, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। एक स्क्रीन पर आप एक और शेयर भी दिखाओ, उस शेयर का नाम है करीब हिंदू कॉपर, ये भी हो गया। एक और दिखाओ हीरो मोटो, हीरो मोटो चेक करवाते हैं, 4491 पे चल रहा है हीरो मोटो कॉप। एक बार सुमित जी आप इसको चेक करना, हीरो मोटो कॉप। मैं थोड़ा पोजिशनली इसको रखना चाहता हूँ, मेरे को भी मालूम है एकदम से स्पीड से ऊपर नहीं आएगा, लेकिन क्या ये इस रेट पे लेना ठीक है क्या? मैं थोड़ा सा अभी इसको अवॉइड करूंगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए आज भी स्टॉक ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जब तक 45-50 का अपना एक लेवल क्रॉस नहीं कर रहा, एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो सकता। टिल द टाइम इट विल बी सेल ऑन राइस कैंडी। इनफैक्ट ये जो एलएनटी की बात की ना, ये बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स को। अक्षय भागवत, एलएनटी ने अपने इलेक्ट्रोलाइजर्स का कारोबार स्टार्ट कर दिया है और आज उन्होंने पीएम मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा के एक बहुत बड़ा ऐड भी दिया है आज के इकोनॉमिक टाइम्स में कि हमने इलेक्ट्रोलाइजर्स का काम शुरू कर दिया है। ये डेज हाई की तरफ जा रहा है ये, और इससे 4000 के ऊपर के टारगेट्स आना शुरू हो गए थे। आपको लगता है लैच ऑन कर जाना चाहिए इस भाव से? जी पॉजिटिव व्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। हल्का सा करेक्शन दिखा था गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में, बट क्लियरली चार्ट्स पे एक बॉटम बनते हुए दिखा है 3300 में। आज जैसे मैं देख रहा हूँ एक सॉसर बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहा है जिसका टारगेट करीबन 3750 प्लस दिख रहा है। तो एक्यूमुलेट करें, 4000 के टारगेट आपको जल्दी दिख जाएंगे। ट्रेडिंग टारगेट्स बनाने हैं तो 3700 तक रहेंगे, स्टॉप लॉस बनेगा आपका 3450 का। एलएनटी के साथ साथ छोटे ये आप देखिए त्रिवेणी टर्बाइन कल चलता हुआ नजर आता है, लेकिन ये सीमेंस एबीबी टाइप के स्टॉक्स, कमिंस इंडिया और एबीबी, हाँ ये देखिए तो उतर गया क्योंकि ऑब्वियसली कल चल चुका था। एबीबी लेके आए डाक्टर साहब और सीमेंस लिए, थर्मैक्स भी ले आइए। कैपिटल गुड्स में लग रहा है कि एक सेकेंड राउंड होगा। कुछ और स्टॉक्स ब्रॉडर कैपिटल गुड मार्केट से जो आपको अच्छे लग रहे हो संतोष? यस, कैपिटल गुड स्पेस मुझे लगता है कि फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिलेगी। तो ब्रॉडर मार्केट से एक थर्मेक्स भी है, उस पर भी नजर रखना चाहिए। वो काउंटर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, अभी करेक्ट हुआ है, करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इस पर भी नजर रखिए, ये भी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। कमिंस है, कमिंस भी अभी हालांकि चल चुका है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इसमें अभी भी पोटेंशियल है। स्टॉक शायद 3000 के लेवल दिखा सकता है। तो कैपिटल गुड स्पेस बजिंग रहेगी। आप इलेक्शन के पहले भी शायद इस स्पेस में और मोमेंटम आ सकता है। कई फंड मैनेजर्स का अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है, डिस्पाइट थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, बट यस अभी मोमेंटम मुझे लगता है बना रह सकता है। बेस रियल एस्टेट कंपनी का डेटा आया है आज, तो ज़रा एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। लेके आइए डीबी रियल्टी, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, अजमेरा रियल्टी, ये दोनों लेके आइए। सुमित मूलचंदानी, ज़रा इन दोनों के चार्ट्स दिख के बताएं। लास्ट थोड़ा लंबा चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब, 1 महीना 3 महीने का चार्ट, 735 पे आ गया अजमेरा, कमाल हो गया। सुमित, अगर आपको बेट करना हो इन ब्रॉडर मार्केट्स में, ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज में, इन दोनों में आप किसको पसंद करेंगे चार्ट्स के हिसाब से? जी देखिए चार्ट स्ट्रक्चर दोनों के ही पॉजिटिव हैं बिल्कुल। डीबी रियलिटी आप देखिए तो एक रीटेस्ट कैंडिडेट है। रीटेस्ट कैंडिडेट में हमेशा मोमेंटम जो सेकंड राउंड में बनता है वो काफी अच्छा बनता है। तो मेरा जो बेट रहेगा वो डीबी पे ज्यादा रहेगा। आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय Sorry. करना है, डीबी रियल्टी आपकी पसंद है। मेरे पास कुछ और शेयर भी हैं जहाँ पे हम थोड़ा ट्रेड देख सकते हैं। उसमें एक सिम्फनी है। इस गर्मियों में ना ये कूलर की सेल्स बढ़ सकती है धीरे धीरे। अब गर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है दिल्ली में, तो आपको अब टेम्परेचर में बहुत बड़ा फ़र्क दिख जाएगा। सिम्फनी एक बार ज़रा दिखाना। अब इसमें ना वॉल्यूम नहीं जुड़ा है, मैं आज इसको सुबह थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था। ये मेरे पास 200 दिनों की एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एक बार संतोष सर चेक करना, डेली चार्ट पे डालेंगे ना तो आपको थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं आएगा, लेकिन आप इसको आवरली वगैरह कर लेंगे ना तो आपको थोड़ा ठीक चीज़ें दिखने लगेंगी। जरा देख के बताइए सर, इसको प्लस करना है कि अभी नहीं करना है?
वॉल्यूम कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास है। यहीं पे इसका 100 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है और ये 880 से 870 के बीच में पहले भी बेस बनाया था। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 870 रुपए का। अगर यहाँ से रैली आती है तो 920 पे एक थोड़ा सा हर्डल है, लेकिन वो क्रॉस करने के बाद इसमें 970 हजार रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि वॉल्यूम कम है तो इंट्राडे के बजाय थोड़ा सा डिलीवरी में लेके काम कर सकते हो, बट वो ट्रेडर जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उन्हीं के लिए स्टॉक है। मूवमेंट है, करीब 20-30 पॉइंट और ऊपर आया वहाँ से, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं है। वो 46,500 के 500 को थोड़ा इर्द गिर्द टिकाने की भी कोशिश कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज HDFC अच्छा चल रहा है, आज ICICI और एक्सिस में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी अब बैंक निफ्टी को थोड़ा और हिम्मत करनी पड़ेगी। वैसे भी डिले है, ये सीरीज़ में भी डिले होके आया है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही, बट फिर भी आप नोटिस कीजिएगा। इंडिया विक्स एक बार दिखा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है जरा बताना। ये 2-2.5% इस समय नीचे आ चुका है और 15 का विक्स ना आपको जरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा और नीचे खिसक जाए ना, ये 14 की रेंज में आ जाए तो फिर आप शांति पकड़ लीजिएगा। फिर आपको जो है वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ये स्विंग आना थोड़े थोड़े आपके कम हो जाएंगे। कैनरा बैंक मैंने एक और शेयर निकाला है, इसके अंदर भी पोजीशनिंग धीरे धीरे अच्छी बन रही है। एक बार जरा कैनरा बैंक दिखाएं तो अक्षय पी भागवत, आप जरा देख के बताएं, सौदा प्लस करना है कैनरा बैंक में? जी, कैनरा बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है, बस ये स्टॉक स्प्लिट का जो न्यूज़ था उसके चलते थोड़ा सा इसमें एक बार मोमेंटम जो है कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ऑफ हुआ था। बाकी चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका बेस एरिया है 540 से 545, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एरिया है। आज आपको एक्यूमुलेशन करना है, डे ट्रेडिंग में शायद ना आपको वो जवाब दे अच्छे मोमेंटम की तरफ। एक्यूमुलेट कीजिए, ये अगले हफ्ते में आपको शायद वापस 600 तक ऊपर में टारगेट बनते हुए दिखेंगे, तो बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 537, टारगेट 600, बट टाइम फ्रेम ऑफ 1 वीक। मैंने ONGC की तो बात कर ली, लेकिन गेम तो बड़ा हो गया ऑयल इंडिया में। जी हाँ, ऑयल इंडिया, इन्होंने सबसे पहले अभी 10 दिन पहले अपनी ऑयल एंड गैस वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने की बात की है, ऑफिशियल बात है, मैं कोई आपको इनसाइडर नहीं बता रहा हूँ। एक्सचेंजेस पे डाली है कमेंट्री, 6% ऊपर 575-77 का भाव। अक्षय भागवत, क्या लग रहा है चार्ट्स को देख के, हो गया गेम या अभी चालू है? जी, ऑयल इंडिया की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है आज मोमेंटम अच्छा कैचअप करा है, और ऊपर में अब देखें तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है। पॉसिबली एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक, इसके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम स्ट्रांग पकड़ में है तो अब बाय करने की राय रखूंगा। 540 का बेस बनता हुआ दिख रहा है और 625 से 640 ही आपके टारगेट एरिया रहेंगे। स्टॉप लॉस बनाइए आप 540 के नीचे, और 640 के टारगेट के लिए 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बाय कीजिए। संतोष मीना, आप फंडामेंटल से भी नज़र रखते हैं, ये हालांकि नया स्टॉक है, हाल ही में लिस्ट हुआ है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बार रिजल्ट भी आ गया, करीब 450 का भाव है। नज़र देखिए, आपने नज़र डाली है इस पे? यस, मैंने फाइनेंशियल्स इतने देखे नहीं है इसके, हालांकि लिस्टिंग इसकी इतनी अच्छी हुई नहीं थी, लिस्टिंग के बाद स्टॉक अच्छा चला था। ये स्पेस वैसे फिर भी थोड़ा सा अभी बीच में बज हुआ था बाकी, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन के मोड में चले गया है। फिर लग रहा है कि शायद यहाँ से इसमें और तेजी बन सकती है। ये 400 के लेवल के आसपास इसने एक बेस बनाने की कोशिश की है, अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो शायद स्टॉक में 525 550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि ये स्पेस थोड़ा सा रिस्की होता है, बट फिर भी लग रहा है कि शायद यहाँ से इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। सुमित, एक स्टॉक पावर स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन चल बहुत बढ़िया रहा है, करंट है बॉस इसके अंदर, वो है टोरेंट पावर। आपके घर की कंपनी है, अहमदाबाद की, शानदार मूवमेंट आ रहा है, लेकिन मिस कर गए लोग इसको। 1111 क्या शुभ नंबर है भाई, वाह। इस भाव से क्या करना चाहिए? लेने वाला है भाव अभी, या बुकआउट करने का लेके बैठे हैं? इनका हॉरिजॉन है और टाइम के लिए पकड़ सकते हैं, तो बिल्कुल स्टॉक को अभी भी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ ही है 1050, तो मुझे लग रहा है कि 1000 का जो लेवल है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे आप यूटिलाइज कीजिए। जिनके पास होल्डिंग है आप होल्ड रखिए। जो पहला टारगेट यहाँ पे लग रहा है वो करीबन 1300, और 1300 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हमें लग रहा है कि 1550 भी जा सकता है। तो 3 से 6 महीने का हॉरिजॉन रहेगा और लंबे अवधि के लिए आप इसको स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, प्रताप स्नैक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअली वे यूट्यूब में एक हैं जो बार बार इसके बारे में पता करना चाह रहे हैं। वो शायद, जो आपको पता है, 2-4 दिन में खबरें बीच में चली थी, पहले इस कंपनी को खरीद रही है प्रताप स्नैक्स, फिर ITC का नाम आया,
लेकिन कुल मिला के हुआ कुछ नहीं। तो हुआ उससे क्या है कि शेयर ऊपर जाकर टॉप बनाने को थोड़ा नीचे आ गया है। एक खबर का इम्पैक्ट है जो ऊपर लेके गया, लेकिन उसके बाद शेयर नीचे आया हुआ है। डैमेज और कितना बढ़ सकता है ज़रा ये संतोष सर आप चेक करना प्रताप स्नैक्स के अंदर। इसका 3 मंथ नहीं है, इसका 1 मंथ दिखाओ। एक ही महीने के अंदर सारी खबरें हैं, 3 महीने में थोड़ी खबरें आई हैं, एक ही महीने में खबरें आई हैं। और 1 महीने के अंदर कैसे ऊपर गया और कैसे नीचे गया आपको क्लियर दिख जाएगा उसके अंदर। अब मेरे को जरा ये बताइए सर अब क्या करना है इसके अंदर। यस जी, प्रताप स्नैक्स की बात करें तो एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया आपका न्यूज। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आ रहा है ये 1050 का, इसको 100 डे मूविंग एवरेज अगर ये बचाने में कामयाब हो जाता है तो शायद फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1180 1200। लेकिन इन केस ये 1050 का लेवल ब्रेक करता है तो शायद फिर हमको 980 रुपए तक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो वॉच कीजिए 1050 के लेवल को, अगर होल्ड कर गया तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अदरवाइज 980 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। कार्स की तरफ ध्यान बताया था, ज़रा लेके आइए इंट्राडे मूवमेंट लैंडमार्क का। लैंडमार्क कार्स का इंट्राडे मूवमेंट, हाँ ये सही है। कौन सा स्टॉक लेके आए थे डायरेक्टर साहब? ये देखिए 8% क्रॉस करते हुए जा रहा है। क्या ये बड़े मूव? देखिए ये एक और बात है इसके अंदर, अक्षय भागवत, लैंडमार्क बहुत दिनों बाद मूव दे रहा है। अटक गया था ये 600-700 के आसपास, एक अच्छी चाल करके डबल हुआ 300 350 वाला 700, फिर अटक गया था। अब ये 800 के करीब जा रहा है। क्या ये ब्रेकआउट मूव है पोजिशनली देखें तो? जी, पोजिशनली तो ब्रेकआउट मूव अभी तक नहीं बन रहा है, बट अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें आप तो गए कुछ 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में 700 720 ये रेंज में कन्फाइंड होता था स्टॉक। आज उसने एक गैप अप में पॉजिटिव ओपनिंग दी है तो वापस और एक बार 850 तक इसकी चाल दिख रही है मुझे। शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला मामला है, आपको एक हफ्ते के लिए ये टारगेट बनते हुए दिखेगा। बेस बन चुका है 715 में, तो 715 के नीचे स्टॉप लॉस और 850 का टारगेट, तो थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट से फिलहाल वर्क कीजिए। पॉजिटिव आउटलुक है बट ट्रेडिंग का आउटलुक बनेगा लैंडमार्क कार्स में। ठीक है धीरे धीरे करके इंडाइसेस थोड़े और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। मेरे को बैंक निफ्टी जब चलता है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मेरे को रियल टर्म्स में बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखना चाहिए। ये लेगार्ड है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। चल गया तो फिर आपका निफ्टी तो ऑलरेडी वैसे ही कंफर्ट जोन में, उसको तो रिलायंस का इतना बड़ा सपोर्ट है कि खास कोई दिक्कत नहीं। आज LNT भी चल गया, उसका एक बड़ा फ्लेवर। तो आज बैंक निफ्टी का चलना बढ़िया है। ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए हमने तैयार कर लिया है। आइए स्वागत करते हैं अक्षय जैन का। मिस्टर जैन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर जरूर बताइए आपने कौन सा ट्रेड देखा है? नीलेश। मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए खरीदारी पे फोकस है। काफी शानदार रिकवरी हमें इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रही है। तो स्टॉक जो हमारे नजर पे आया है वो है टाइटन। पिछले कल के सेशन में भी एक रिवर्सल देखने को मिला था और आज ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। एंड अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ से हमें 3800 और 3850 रुपए तक का मूव हम मास सीरीज में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग अगर हम स्ट्राइक की बात करें, जो स्ट्राइक हमने चूज की है वो है 3700 का कॉल। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल है, बट इसका प्रीमियम जो चल रहा था 75 to 80 के रेंज में था, बट फिलहाल थोड़ा सा स्पर्ट यहाँ पे पिछले कुछ एक मिनटों में आ चुका है। बट मैं कहूँगा कि 85 रुपीज तक भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक रिवर्सल मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइटन का 3700 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 58 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। 95 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 120 का है। इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे तीसरा टारगेट भी लगा के चल सकते हैं, क्योंकि स्पर्ट आया है इसलिए यहाँ पे 140 का तीसरा टारगेट भी लगा के चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 58 रुपीज का होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 175 रुपीज का है इन टर्म ऑफ रुपीज। रिस्क है 3500 रुपीज का एंड रिवॉर्ड 7000 और 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, 7000 तक के प्रॉफिट्स आपको बन जाएंगे। 3500 का टोटल लॉस हो सकता है अगर आप इस सौदे में जाएंगे। इनफैक्ट सर ने ना आपको 2 की जगह तीसरा टारगेट भी दे दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप प्लेट में चेंज कर पाए तो 95 फर्स्ट, 110 दूसरा, 140 तीसरा। टाइटन की जो कॉल है 3700 की स्ट्राइक की एट द मनी स्ट्राइक कॉल होगी। 1.5% शेयर ऊपर है। हमने इसका तीसरा टारगेट भी डाला है 95, 110, 140। स्टॉप लॉसेस नो चेंज और रेंज अगर आपको 75, 77 पे ना मिले तो थोड़ा ऊपर नीचे करके 1-2 रुपया ऊपर नीचे करना, ज़्यादा नहीं। इसका लॉट साइज 175 का है। ठीक है नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड हमारे सामने रखने के लिए।
बढ़िया बढ़िया मूवमेंट मार्केट के अंदर है। इस बीच आप देख रहे हैं इंडिया विक्स थोड़ा कमज़ोर है और साथ ही F&O का जो एडवांस डिक्लाइन हम आपको नोटिस करवाते हैं वो भी अच्छा बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। एक और शेयर है, जब आज ऑयल मार्केटिंग या एनर्जी पैक की बातचीत हो रही थी, उस शेयर का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। एक बार जरा कैस्ट्रॉल इंडिया सुमित जी आप जरा चेक कीजिए, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? कैस्ट्रॉल इंडिया थोड़ा पोजिशनली लेके रखना चाहता हूँ सर मैं, मेरे को ये 3-5% प्रॉफिट नहीं चाहिए, कम से कम 15% का प्रॉफिट चाहिए। जी डिम्पी जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन और स्लो मूविंग स्टॉक है लेकिन पॉजिटिव अप्रोच है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप बने रहिए और कभी भी अगर स्टॉक को कोई भी डिप्स भी मिल रहा है तो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस एक 194 का और अपसाइड में मोमेंटम 240 का। ठीक है, डन। एक दो शेयर और भी जरा पता कर लेते हैं एक्चुअली में, जहाँ पे कुछ लोग पता करना चाहते हैं। एक तो वेदांता है। अच्छा संतोष सर, ये आज मेटल वाले जो काउंटर्स चल रहे हैं इस पर जरा वेदांता पे अपना टेक दीजिए, क्या इसको पूरी सीरीज़ के लिए रखा जा सकता है सर? मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि मेरे को वेदांता पूरी सीरीज़ के लिए रखना है, उसका एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट आप मेरे को दे दो, तो सर वो क्या होगा? यस डिम्पी, वैसे मेटल स्पेस पे मैं बुलिश हूँ इस मंथ के लिए स्पेशली, और मेरा टॉपिक वैसे टाटा स्टील रहेगा सेल के बाद, बिकॉज टाटा स्टील टाटा ग्रुप में परफॉर्म नहीं किया है, वो चलने को तैयार है। पर्टिकुलरली वेदांता की बात करें तो एक आज अच्छी बात ये रही, इसमें एक नेगेटिव न्यूज थी, उसके बावजूद भी आज स्टॉक में गिरावट नहीं आई है, तो लग रहा है कि शायद स्टॉक में अब डाउन साइड लिमिटेड है, स्टॉक चलने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, 200 दिन का मूविंग एवरेज जो करीबन 255 रुपए के आसपास है। अगर यहाँ से स्टॉक चलना शुरू करता है तो शायद आपको 290 से 300 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर इन स्तरों से वेदांता होल्ड करते हुए अपने आप को चलता है तो 290 और 300 के टारगेट्स जो हैं इस बीच ध्यान में रखने हैं। पर देखते ही देखते देखिए बैंक निफ्टी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, फिलहाल 440 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। मिडिल पैक पूरी तरीके से बस कर रहा है, पर ऐसे में अक्षय, अगर OMCs में कोई एक पिक हो जो जिस पे होगी आपकी नज़र, क्योंकि आज तो सभी IOC साथ ही BPCL, HPCL इन सब में अच्छा एक्शन है, कोई एक पिक OMCs की तरफ से अगर होगी तो कौन सी रहेगी? कोई एक पिक ढूंढनी है तो HPCL को मैं बाय करने की राय रखूंगा। थोड़ा सा करेक्शन मोड में था। आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में वही सपोर्ट एरिया से घुमाए जो है 500, जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव्स में ऑप्शन की पुट राइटिंग का भी सपोर्ट है, तो वही एरिया से घुमाए। डे ट्रेडिंग में चले या ना चले, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस बन चुका है मेरा मानना है, और 550 तक आने वाले हफ्ते में उछलेगा ये, तो बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आप 500 के नीचे बनाइए और शॉर्ट टर्म के लिए 550 के टारगेट बना के चलिए। ओके, और साथ ही एक बार संतोष अपनी राय दीजिए डिशमिन कार्बोजन पे। देखिए हम बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा तो नहीं करते, पर एक तरफा रैली देखने को मिली है पिछले 10 दिनों में, और साथ ही अगर हम देखें वीकली चार्ट पे डिशमिन कार्बोजन एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। कौन से लेवल्स डिशमिन में अब ध्यान में रखने चाहिए? ये डिशमिन कार्बोजन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें तेजी बनेगी, और इसमें जो हाई थे 2018 के वो करीबन 400 रुपए के आसपास थे, वो आने वाले समय में दिख सकते हैं। बट नियर टर्म मुझे टारगेट नजर आ रहा है, वो आ रहा है इसमें 300 से 330 का, तो इस रैली को राइड कीजिए। स्टॉप लॉस आपके पास रहेगा 250 रुपए का। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस एक बार संतोष स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे प्लीज? पोजिशनल बेसिस पे 250 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, 250 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है डिशमिन कार्बो